मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया सर, आनंद 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 कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग हर्ष। हाँ जी सर, जय हिंद। महादेव महादेव सर, है ना। जय हिंद, एकदम बढ़िया सर, आप सबकी दुआ है सर। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। चले शबा खैर, राम राम, राधे राधे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग विशेष, है ना। आज खुशी ज़्यादा दिख रही है गुरु जी, मतलब खुशी तो हर रोज होती है सर, कभी प्रकट करते कभी नहीं करते सर, है ना। शेड्स ऑफ लाइफ होते हैं ना सर। गुड मॉर्निंग, शुभ शुरुआत सभी को। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम सुमित, है ना। मैं याद कर रहा था आपको, आपको देखकर हमने में क्या रखा है सर। सुबह उठ जाते हो कितने बजे, रिविजन चालू करते हो आप लोग? आप में से कितने लोग अभी बेड में देख रहे हैं, पहले वो बता दो, सच बताना सर, है ना। आई रिवर्ट यू बैक, है ना सुमित, मैं आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है। आप में से कितने लोग अभी बेड में बैठे बैठे, बिस्तर में बैठे बैठे यूं करके कानी नजर से देख रहे हो सर? माइरी कोई तो होगा सर, है ना। जो देखिए, इफ यू वांट टू फॉर्म एन हैबिट ना ऑफ लर्निंग, एटलीस्ट गेट अ टेबल एंड चेयर, ओके, डोंट सिट इन द बेड, ओके। हाँ, मतलब लाइब्रेरी या कहीं पे भी आप चले जाओ हेडफोन लगा के, आपके पास एक डेस्क होना चाहिए। कहने की बात ये है कि अगर आप डेस्क नहीं यूज करोगे तो फिर इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, समथिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, बेड पे नींद आती है ना, इसके लिए तो सर अच्छी बात नहीं, डिसिप्लिन थोड़े रहिएगा, हाँ तो ही ठीक रहेगा। मतलब यू नीड टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन अल्टीमेटली, तो वही है ना, समझे नहीं समझे। हाँ जी, स्टडी टेबल यूज करो सबसे, आपका स्टडी डेस्क होगा ना। एक्चुअली मेक अ हैबिट ऑफ, कल दो चार थियरीज को देखा ना, चलो बहुत बढ़िया सर। मेक अ हैबिट ऑफ, आई वुड से अटेंडिंग द लेक्चर्स या व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, ना अपना सुबह आपका पहला काम होना चाहिए, आपका डेस्क साफ कर दो, है ना। भले एक दो किताबें हैं उसके ऊपर थोड़ा वो क्या कहते हैं, डस्टिंग वस्टिंग कर दीजिए सर। एटलीस्ट क्या होता है कि दिमाग थोड़ा फ्रेश होता है, क्लटर फ्री होगा ना। जितना जितना क्लटर होगा ना, आजू बाजू में तो पड़ा होगा, किताब पड़ी होगी और फिर स्टेशनरी पड़ा होगा, ये वो, तो दिमाग काम नहीं करेगा सर। तो मेरा एक्चुअली मेरा रूटीन यहाँ से शुरू होता है, मैं पहले आके ही मेरे डेस्क को डस्टिंग कर देता हूँ, तो फिर मेरा दिमाग चलता है, अच्छा अब करना क्या है सर, ठीक है, उसके बाद ही काम करेंगे, है ना। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो क्लिक आई रिवर्ट यू बैक, ओके, आपके वो क्वेश्चन देखे मैंने, मैं रिवर्ट करता हूँ, है ना। चलिए ओके, शुरू करते हैं हम लोग। कल वेरी केस को ऑलमोस्ट शुरू कर दिया था और हमने वेरी केस के अंतर्गत देखने की कोशिश की थी कि क्या डेवलपमेंट हुआ रिगार्डिंग दी हिस्ट्री, एंड हमने इनके आर्यंस के ओरिजिन के ऊपर चर्चा कर दी थी ना सर। तो ये कहाँ से थे, या सुफान गुड मॉर्निंग, है ना। सुफान, साक्षी गुड मॉर्निंग, संजना गुड मॉर्निंग, है ना। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सर, है ना। यशुदाम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। जनरली क्या होता था कि वो स्कूल में होते थे ना सर, तो सब स्टूडेंट्स बैठे रहते थे, टीचर आते थे, फिर बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर बोलते थे गुड मॉर्निंग टीचर, यू नो दिस ना, फंडा है ना, आपने किया होगा ना रिदम में पूरा, तो वैसी फील आ जाती है कभी कभी सर। गुड मॉर्निंग सर, है ना। चलिए चलो आगे चलते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द वेदिक एज, और मैं आपको बता रहा था कि वेदिक एज का उद्भव कैसे हुआ। तो कल के क्लास के अंदर भी है ऑलरेडी कवर्ड क्या कंडीशन रहती है, एंड इनफैक्ट कल हमने वेदिक का उद्भव देख लिया था सर, ठीक है ना। तो कल हमने सोर्सेस थोड़े बहुत पढ़े थे। सोर्सेस जो वेदिक लिटरेचर का पार्ट है उसको तो अलग से हम लोग पढ़ेंगे कल परसों के क्लास में, या मोस्ट प्रॉब्ली पकड़ के चलिएगा कि मंडे तक हमारा ये आ जाएगा सर, ठीक है। बट हम लोग आज यहाँ से थोड़ी बहुत डिस्कशन करें, आर्यंस कौन थे और इनकी ट्रांजिशन कैसे होती है हड़प्पन के अंदर, और फिर अर्ली वेदिक पीरियड को भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि ये जो वेदिक एज है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहला ऋग वेदिक आता है, या इसको अर्ली वेदिक कहते हैं, दूसरा लेटर वेदिक है। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस, बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल, द सोसाइटल एंड द इकोनॉमी एंड द रिलीजन एज वेल, तो वी सी दैट मल्टीपल सोर्सेज इवॉल्व। ये पीरियड ऐसा पीरियड था जब खाली और खाली ऋग्वेद ही लिखा गया था, इसलिए इसको ऋग्वेद पीरियड कहते हैं। 1000 बीसी तक आते आते आपके जो अदर सोर्सेज ऑफ वेद है, अदर सोर्सेज का मतलब क्या है बेसिकली, आपके यहाँ पे ये जो सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये मूलतः से करीबन 1000 के आसपास लिखे गए हैं, मतलब अभी के हिसाब से, ठीक है। अभी मैं आता हूं इसके ऊपर डेटिंग प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया भी था सर, ठीक है ना। तो हमने 4-5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया था सबसे पहले वेदिक को जब शुरू किया। तो पहला तो था ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस कौन थे सर, ठीक है ना, और इनका एथनिक कंपोजिशन क्या था, क्योंकि इसी के साथ इसको लॉजिक पे जॉइन कर दिया गया और बेसिकली थियरी प्रपोज की गई कि ये बाहर के लोग थे सर, है ना, और इसी के कारण इन्होंने आके कंपाइल किया। तो ये चारों की चारों सीक्वेंस में चलते हैं सर, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस दैट वर रेज्ड इन द इनिशियल पीरियड, है ना, जब इसका हिस्टोरिकल स्टडीज करने की कोशिश की जाती है सर, ठीक है। तो एथनिक कंपोजिशन कल हमने देखा था कि इसको एक रेस के रूप में बोला गया था, बट फिर लेटर ऑन इसको डिनाई कर दिया गया कि भाई ये कोई रेस नहीं है सर, ठीक है ना। सो वी सी दैट ये उपिंदर मैम राइट्स दैट द आर्यंस केम फ्रॉम द वर्ड अर मींस टू कल्टीवेट, ओके। चलिए सर, ठीक है ना। मतलब हाँ, ये थियरी थोड़ी मैम की बुक में कम दी गई है, वो तो होता है ना। देखिए कुछ कुछ एवरी बुक हैज दिस ओन मल्टीपल आई वुड से वे ऑफ राइटिंग, है ना, स्टाइल सबकी अलग रहती है। अब कुछ कुछ थियरी नहीं है, कुछ कुछ है सर, है ना, तो हम सब मिक्स मैच करके कर रहे हैं ना। तो मैं तो आप पकड़ के चलिए, अभी मैं पढ़ रहा था चक्रवर्ती साहब को सर, ठीक है। अब रणबीर चक्रवर्ती जेएनयू के अंदर ही है, अच्छा लिखते हैं सर, ठीक है। इनका भी अप्रोच बहुत अच्छा है। इन्होंने ये कोटेड रामचंद्र शर्मा, ये कोटेड बीबी लाल सर, है ना, फिर अधर घोष है, त्रिवेदी साहब है सर, उन सबको उन्होंने कोट किया है, और फिर ओरिजिन के ऊपर इन्होंने वेस्टर्न जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं उनको भी कोट किया हुआ है सर, ठीक है। तो क्या है कि इधर से ले लो उधर से ले लो। फिर अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था जेएल मेहता साहब की किताब सर, ठीक है। अब मेहता साहब ऐसे तो मेडिवल में स्कॉलर है सर, है ना, बट उनकी एंशिएंट की भी किताब आती है, तो फिर मैंने कहा कि चलो उसको भी देख लेते हैं एक बार। उसमें से इनफैक्ट जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था उसमें सबसे बढ़िया दिया हुआ है सर। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिपीटिंग मल्टीपल बुक्स, है ना। आप तो स्टूडेंट के लिए हो तो वो काम हमारे लिए छोड़ दो सर, है ना। तो वही है कि वो हम लोग करते रहेंगे पीछे, आप चिंता मत करिए सर, ठीक है। वैसे मल्टीपल सोर्सेज है, मैंने आपको बताया ना कि ये वीडी महाजन साहब की किताब है, या फिर उपिंदर सिंह को हम लोग हर रोज देखते ही है सर, ठीक है ना। बशम साहब को देखता हूं, पर बशम में दिक्कत क्या आ रही है पता है, बशम साहब की किताब है ना 1950 में लिखी गई थी, 51 52 54 के आसपास का उसका पब्लिकेशन है सर, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बेसिस था हिस्टोरिकल रिसर्च जो है बहुत लिमिटेड था ना। अभी तो आर्कियोलॉजिकल डिमांड रिसर्च कितना हुआ है, कार्बन डेटिंग हो रहा है और एविडेंसेस आ रहे हैं, तो उनका कल्चरल व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से हम लोग फिलॉसफी और रिलीजियस ट्रेडिशंस पढ़ेंगे क्योंकि कल्चरल व्यू बहुत अच्छा है, पर जो हिस्टोरिकल पॉइंट आप देखोगे ना उसके अंदर से आपको नहीं मिलेगा सर, समझे नहीं समझे। तो वंडर दैट वाज इंडिया आपको बेसिकली जो है वो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मदद करती है। इनफैक्ट ना काफी लोग जीएस में इसके लिए एडवोकेट करते हैं, वो हैशटैग टॉपर्स होते हैं ना आपके, वो कहते हैं कि हमने क्या कहते हैं, और वो भी जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो कहता है कि हमने बशम पढ़ी थी फॉर आर्ट एंड कल्चर में, वो यार गजब फेंक रहे हैं सर, है
ना, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बचपन तक किताब रख लोगे सर, ठीक है, तो एक आध दो ने पढ़ी होगी पर सब थोड़ी पढ़ गए, पता नहीं, पर बोल देते हैं क्योंकि मोटी किताब है और थोड़ा क्या बोलने के बाद तो ब्रह्मस्मी हो ही जाता है, आपको भी पता है ना सर, आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड तो हम ब्रह्मस्मी हो जाता है कि भाई चलिए जो बोला होगा सही बोला होगा सर, ठीक है। तो क्या है कि देखिए मेरी नोट्स मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ 1 2 3 4 5 है, फिर इग्नू की नोट्स है और उसके जो मेरे पास एक दो थोड़ी फॉरेन के ऑथर्स की इधर उधर की मेरे पास किताब है सर, ठीक है ना, तो उसको भी मैं देख लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक बुक होती है सर, है ना, जहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट निकल जाते हैं हमको, चलिए सर, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करिए सर, है ना, जो उपिंदर सिंह मैम की बुक हमारे लिए बेस रहेगी, बेस क्यों रहेगी, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर आपको रिवीजन में भी फायदा मिलेगा और फिर बाकी जो है वो तो यहाँ स्लाइड्स के अंदर हो ही रहा है, चलिए सर, ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग कि क्या कंडीशन थी और वेदिक एज के अंतर्गत क्या यहाँ पे सिचुएशन होती है सर, ठीक है। और इनफैक्ट कुछ वेबसाइट्स भी सजेस्ट करती है, आप ई लर्निंग वेबसाइट देखोगे वो कह देगी कि वंडर दैट वाज इंडिया फॉर आर्ट एंड कल्चर, बोला यार कहाँ कहाँ आप बच्चों को धकेल रहे हो सर, ठीक है, मतलब कितनी मोटी किताब है सर, है ना, ऑप्शनल वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी भारी पड़ जाती है सर, है ना, कि भाई इसमें से कहाँ निकाले और क्या निकाले, जब तक हिस्ट्री को समझेंगे नहीं, है ना, लैंग्वेज लिटरेचर का पूरा दिया हुआ है, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड बुक, है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स दैट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द हिस्टोरिकल फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोवाइडेड यू हैव द बेस ऑफ हिस्ट्री, है ना, बट द मोमेंट यू स्टार्ट, है ना, आई स्टिल रिमेंबर, है ना, ये इसके अंदर अंडरलाइन की हुई दिख रहा है आपको सर, ये अंडरलाइन मेरी कितने साल पुरानी है मैं आपको बता देता हूँ, करीबन 11 साल पुरानी है सर, ठीक है। और उस टाइम पे नए नए अपने थे सर, है ना, ये मार्केट के अंदर आ रहे थे मतलब पढ़ने के लिए तो उस टाइम पे मैं जो भी पढ़ता अंडरलाइन करता, उसमें मैंने एक नोट्स बनाई है, अभी मैं कल ही उसको स्पाइरल निकाल रहा था, तो उसके जो वो स्पाइरल जो है मेरे पास उसमें इसकी नोट्स को ऐसा एज इट इज लिखा हुआ है, मेरे को लगा नोट्स बन जाएगा मेरी सर फिर मैंने उसको भी निकाल दिया, मैंने बोला यार क्या करूंगा इसका सर, ठीक है, क्योंकि इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, वो प्रीवियस के क्वेश्चन वाला पॉइंट देखा नहीं है सर, ठीक है, तो आइडिया नहीं रहता है कि क्या है क्या सही है सर, ठीक है। तो चलता था यार, एक ये भी टाइम था कि इन्फॉर्मेशन का जमाना कम था और जो ब्रह्म बोल कहीं से मिल जाते थे वही हमको सच्चाई लगती थी सर, ठीक है। किसी वाया वाया टॉपर का कुछ मैगजीन उस टाइम पे बहुत कम आती थी, आई यूज्ड टू प्रिपेयर ना, मतलब मैंने चालू कर दिया था मेरे इंजीनियरिंग डेज के अंदर, तो मैगजीन में एक सीएसआर आती थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू सर, और प्रतियोगिता दर्पण, 2 मैगजीन्स बोलते हैं, उसमें प्रतियोगिता थोड़ा वो थोड़ा चला गया था, इसमें चला जाता था थोड़ा अदर करंट अफेयर्स साइड में सर, सीएसआर थोड़ा ठीक था सिविल सर्विसेज के लिए सर, ठीक, तो उसमें इंटरव्यूज आते थे सीएसआर के अंदर सर, है ना, वो सीएसआर के इंटरव्यू कंपटीशन सक्सेस बहुत पुरानी मैगजीन है सर, वो मेरे को किसी मेरे अंकल ने रिकमेंड की थी कि हम वो 1980 में तैयारी करते, वो कहते थे कि बेटा हम हमारे जमाने में वो पढ़ते थे, आप भी वो पढ़ा करो, तो यहाँ अहमदाबाद में 1 या 2 बुक सेलर्स थे जो सीएसआर उस टाइम पे रखते थे, तो आई यूज्ड टू गो एवरी मंथ, है ना, अपना फटफटिया लेके और फिर मैं उसको कहता था कि भाई सीएसआर की मेरे लिए कॉपी मंगवा के रखो आप, है ना, तो ये भी जमाना था, ये भी जमाना है सर, ठीक है। अब तो क्या है कि ऑनलाइन सब मिल जाती है और मल्टीपल अब ये भी मिल जाते हैं, चलिए सर, ठीक है ना। तो कहानी ये आपको मिलेगी कि वेदिक के जो आर्यंस की कहानी क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ सर, ठीक है। तो मैंने आपको कल इनका रेशियल कंपोजिशन के बारे में बता दिया था कि क्या इनका सिग्निफिकेंस है, इनके लिटरेचर के बारे में हमने डिस्कस किया था और इनकी थियरीज के बारे में, तो कल हमने आपको सेंट्रल एशियन थियरी यूरेशियन थियरी के बारे में आपको डिस्कस बताया था कि भाई इसमें कुछ लोग हैं जिनका मानना है बेसिकली कि ये कहां से है, ये यूरोप से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको इंडियन स्कॉलर्स दिखेंगे, इंडियन स्कॉलर्स का मतलब क्या है, यू विल फाइंड सर्टेन पीपल बिलोंगिंग टू इंडिया हु विल बी सेइंग कि भाई ये इंडिया से बिलोंग करते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो इसमें करता हरता ही था, ये मैक्यूलर ही था जिसने सब कुछ आग लगाई और इसने कह दिया कि यहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका बेसिकली सेंट्रल एशियन ओरिजिन है। फिर किसी ने कहा कि ईरानियन ओरिजिन होता है क्योंकि ज़ेंड अवेस्टा और ऋग्वेद दोनों के दोनों कंटेम्पररी थे और बेसिकली दोनों के अंदर शब्द मिलते रहते हैं। फिर यूरोपियन थियरी तो बहुत लोगों ने की, उसमें पेन का जैसे लोग थे जो रेशियल कंपोजिशन के ऊपर बात करेंगे सर, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो श्रोडर है, मॉर्गन है, इनका नाम याद रखिएगा, जाइल्स का सर, है ना। तो ये जाइल्स जो है ये कहता है कि ये सेंट्रल यूरोप से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये इनफैक्ट है ना, अगर नॉर्थन यूरोप से बिलोंग करते हैं तो इनका कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि सर्वाइव कर पाते, क्योंकि ये पेस्टोरल लोग हुआ करते थे, इनके पास पशुधन था, इनको घास फूस चाहिए होगी, नॉर्दर्न यूरोप में तो इतनी ठंडी थी ना कि आप सर्वाइव नहीं कर पाते सर, है ना, इसलिए तो वाइकिंग्स नीचे आ गए थे सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। तो ये सब पूरी कहानी इसको यहाँ से बोली गई है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ से थोड़ा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू चले जाते हैं। अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू की कहानी क्या चलती है उसमें आपको तिलक महाराज दिखेंगे सर, ठीक है ना। तो तिलक महाराज विल बी द फर्स्ट वन टू राइट ऑन दिस पॉइंट। देखो 1890s का पीरियड है, इंडियन नेशनलिज्म की पीक चल रही है सर, है ना, और ये इनफैक्ट नेशनलिज्म की शुरुआत हो रही है, पीक का मतलब क्या है कि शुरुआत हो रही है, और उसके अंतर्गत इनफैक्ट जो रिवाइवल ट्रेडिशन है वो बहुत ही चल रहा था सर, क्योंकि भारत के अंदर 1880s 1890s के अंतर्गत जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदलने की शुरुआत हुई थी। इसका फाउंडेशन रखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, क्योंकि ही वाज द वन हु स्टार्टेड हाइलाइटिंग कि भाई हमारा इतिहास कहाँ है, हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं ना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, तो उनको जो पढ़ाया गया था वो यूरोप की हिस्ट्री है, यूरोप का कल्चर है, भारत में किस तरह से इनफैक्ट ना कोई संस्कृति नहीं है, वो सब चीजें पढ़ाई थी। तो ही वाज वेरी मच शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू सी कि हमको क्या पढ़ाया जा रहा है सर, है ना। तो फिर वहां से ये सब पूरा रिवाइवल ट्रेंड चला। तो महाराष्ट्र में तिलक महाराज थे, अब तिलक महाराज भी रिवाइवलिज्म के ऊपर मानते थे सर, है ना। तो उन्होंने इनफैक्ट 1880s 1890s के पीरियड में केसरी मराठा जैसे अपने जो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, इसी समकालीन पीरियड में इन्होंने 2 किताबें पब्लिश की सर, ठीक है ना। तो पहला तो आप समझने की कोशिश करिएगा, तो वी कम टू नो अबाउट द एंटिक्विटी ऑफ वेद, है ना, और दूसरा इन्होंने किताब पब्लिश किया था आर्टिक द होम ऑफ द वेद, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। रुद्र यू कैन बाय जेएल मेहता साहब की किताब, है ना, जेएल मेहता साहब की किताब आप पढ़ लीजिएगा, उसके 3 वॉल्यूम्स आते हैं, या सतीश चंद्र के 2 वॉल्यूम्स ले लीजिएगा, वॉल्यूम 1 एंड 2 और मिडिवल, ओके। बाकी ज्यादा खर्चा मत करिए ना, उसके लिए है ना, खर्चा पानी मैं दे दूंगा ना, यहाँ ऑनलाइन में हम लोग निपटा देंगे उसका, चलिए सर, ठीक है। सो इधर जेल मेहता और सतीश चंद्र, दोनों में से कोई एक लीजिएगा सर। जेल मेहता साहब की किताब इलॉबरेट है, मतलब समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, बट अगर आप टाइम दे दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यहाँ मीडियल की कोर्स हम लोग कर देंगे सर, चलिए। या सतीश चंद्र के दोनों वॉल्यूम ले लीजिएगा, है ना। बाकी तो हबीब भी है, अब हबीब के ऊपर हम लोग आएंगे तो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा सर, है ना। इरफान हबीब के बहुत सारे वॉल्यूम्स आते हैं, चलिए। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। मैं आपको तिलक साहब के बारे में बात कर रहा था। तो तिलक साहब बेसिकली सबसे पहले थे जो इसके बारे में बताते हैं। तो उन्होंने 2 किताबें लिखी सर, है ना। तो एक तो आर्कटिक होम ऑफ द वेदास लिखी और एंटिक्विटी ऑफ वेद, कि वेद कितने पुराने हैं सर, है ना, इसका ओरिजिन कहां से। अब तिलक साहब ने इनफैक्ट आर्कटिक के ऊपर इन्होंने बता दिया कि भाई इनका ओरिजिन कहां से है, आर्कटिक से है ना। अब बेसिकली आर्कटिक से क्यों बोल रहे थे, है ना, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। तो ये जो मैक्स व्हीलर की थियरी है, जैसे मैक्स व्हीलर ने सेंट्रल एशिया कहा था, ये थोड़े उसके ऊपर चले गए। उन्होंने कहा कि ये तो नॉर्थ पोल वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, और फिर इन्होंने 2-3 बेसिस इसके पीछे ऐसे बताए सर, है ना। अब ये बेसिस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक बेसिस इन्होंने बताने की कोशिश की कि ये आर्कटिक वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, उसके पीछे एविडेंसेस हमको मिल रहे हैं, और ये एविडेंसेस क्या है कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात की बात की गई है सर, ठीक है ना। सो इन मल्टीपल लिटरेचर है ना, ये बताते हैं कि यहाँ से ये जो नॉर्थ पोल वाला जो रीजन है सर, यहाँ से यहाँ कहीं से रीजन से लोग आए होंगे, एंड दे वुड हैव कम डाउन सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये 6 महीने दिन रात की बात कर रहे हैं, 6 मंथ्स डे है, 6 मंथ्स नाइट है सर, है ना। तो इसी के कारण ये बता रहे हैं कि ये तो आर्कटिक के अंदर ही पॉसिबल है सर, ठीक है। फिर उसके बाद तिलक महाराज ने ये पूरी कहानी बताई कि ये आए थे तो बहुत दूर से, बट आके भारत में स्थायी हो गए और अपनी जो पुरानी इतिहास है वो भूल गए सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। तो प्रॉब्लम ये है कि वी फाइंड कि इन्होंने यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन का या इंडियनाइजेशन का कंसेप्ट दिया सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो तिलक ने कहा कि भाई देखिए कि पहले के टाइम के अंदर नॉर्थ पोल में लोग सेटल होते थे, जियोलॉजी के अंदर भी कुछ कुछ चीजें हमको मिली है, फॉसिल्स मिल गए हैं सर, ठीक है, और इसी बेसिस के ऊपर हम लोग इसको नॉर्थ पोल के बेसिस के ऊपर मानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि माइग्रेशन नॉर्थ पोल से इंडिया की तरफ हुआ ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि माइग्रेशन होता है
आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल जाते हैं सर, है ना, या आपके डीएनए के ट्रेस मिल जाते हैं या और कोई चीजें मिल जाती है जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड से भारत की तरफ आई होगी सर, है ना। तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड मतलब वही स्टोन एज से लोग आए होंगे सर, तो देयर इज नो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि तिलक का मानना है कि गजनी हो गए थे सर, है ना। अब देखो अचानक से तो कोई गजनी होता नहीं है, तो 400 500 1000 साल पहले आए होंगे और आके फिर ताई हुए होंगे, फिर हो सकता है कि गजनी हुए होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर गजनी हुए होते तो फिर भारत में जो मेहरगढ़ और बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर नियोलिथिक साइट्स मिल रही है, इसके भी पहले पीरियड के अंदर आपको पैलेलिथिक साइट्स मिल रही है, तो क्या ये सब नॉर्थ पोल से आने वाले लोग थे सर? गेटिंग माय पॉइंट नॉट, है ना। मतलब ये कहना चाहते हैं तिलक महाराज कि भाई ये जो पैलेलिथिक साइड में आपको नॉर्थ वेस्ट एरिया में ओल्ड पैलेलिथिक पीरियड के अंदर भी आपको मिल रही थी, लोअर पैलेलिथिक पीरियड में भी आपको साइट्स मिल रही थी, तो क्या ये सब नॉर्थ पोल से आए हुए लोग थे? और फिर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम जब पास ऑन हुआ तो दे डिसाइडेड टू सेटल ओवर हियर ओनली। खैर, तो ये सब कहानी है, तो ये थियरी के अंदर काफी सारा इशू था और काफी लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया सर, ठीक है। तो एक तो तिलक महाराज की थियरी होगी, उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे दूसरी थियरी आपको दयानंद सरस्वती जी की मिलेगी सर, ठीक है। अब दयानंद सरस्वती भी आपको वही है, रिवाइवल ट्रेंड आपको मिल जाता है सर, है ना, रिवाइवलिज्म के ऊपर मिलेगा। और इन्होंने इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग थियरी दी कि तिब्बत इज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन पीपल सर, है ना। अब इनका इनफैक्ट मानना था कि ये जो आर्यन है वो यहाँ कहीं से बिलोंग करते हैं सर, ठीक है, तिब्बत से बिलोंग करते हैं, एंड दे माइट हैव वेंचर्ड इनटू इंडिया बाय सर्टेन रूट्स। ओके, अब रूट्स तो इन्होंने डायरेक्टली बता नहीं पाया सर, है ना। अब तिब्बत की थियरी इन्होंने बता दी इन द बुक सत्याग्रह प्रकाश। अब देखो ये भी रिवाइवलिस्टिक ट्रेंड को ही दर्शाता है, दिस थिंग आल्सो शोस द रिवाइवलिज्म एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट सर, है ना, क्योंकि 1875 का टाइम है, आर्य समाज की स्थापना की है, इंडिया की आइडेंटिटी को ढूंढने की बात हो रही थी, तब तक मैक्स मिलर की थियरी बहुत पॉपुलर हो चुकी है भारत के कल्चर में, संस्कृति में, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को समझाया जा रहा था सर, ठीक है। तो इनके बेसिस के ऊपर भी सी दैट इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश के अंदर ये बताया। अब प्रॉब्लम क्या है तिब्बत के साथ, ठीक है। अब तिब्बत वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लैट लैंड है, प्लेटू लैंड है वर्ल्ड के अंदर, है ना। तो यहाँ से तो प्लेन भी नहीं जाता, आपने सुना होगा सर, है ना, तो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कि विमान यहाँ से उड़ नहीं पाता है सर, ठीक है, विमान उड़ता है तो उड़ जाता है सर, गिरिंग है ना। तो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि ये लोग यहाँ से क्रॉस करके, क्योंकि बीच में माइटी हिमालय आ जाते हैं सर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी की जब इंपैक्ट हमने पढ़ी थी हिस्ट्री के अंदर, तो उसमें क्या आता है सर, है ना, कि हिमालय एक्चुअली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फ्लक्स ऑफ द फॉरेन इन्वेजन, है ना। तो अगर ये लोग इन्वेजन हुआ है, बारियंस आए हैं, माइग्रेट होकर भी आए होंगे सर, ठीक है, तो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी, है ना। इट वाज वेरी टफ टू बी क्रॉस्ड, है ना, समझे नहीं समझे। दूसरा क्या है कि टिबेटन प्लेटू वाज नॉट अ सेंट्रल लैंड, मतलब इट वाज नॉट अ फोकस पॉइंट, है ना। दुनिया में आप देखो भारत में जो लोग आ रहे थे वो ये नॉर्थ से आ रहे थे, पामीर नॉर्थ वाला जो रीजन है, सेंट्रल एशिया और बेसिकली ये जो साउथ एशिया को कनेक्ट कर रहा है, वो रीजन से मैक्सिमम इन्फ्लक्सेस हुए, मतलब खाइबर पास, फिर उसके नीचे की तरफ आओगे तो उन सब रीजन में नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन हो रहा है या सेंट्रल एशिया की तरफ से आ रहे लोग, है ना। तो तिब्बत वाज नेवर अ पॉइंट ऑफ फोकस इन द सेटलमेंट पैटर्न्स, है ना, या ट्रांजिशन जोन्स जो दुनिया के इतिहास में आपको दिखेंगे। जैसे आपको टर्की है, तो टर्की इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन जोन होगी सर, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन था वेयर वी डू गेट इंस्टेंसेस कि पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना, बट हियर वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ थिंग्स डायरेक्टली। तो इन सब के बेसिस के ऊपर ये तिब्बत की थियरी को भी हवा निकाली जाती है सर, गिरिंग है ना। तो तिब्बत की थियरी को भी डिनाई किया कि यार ये तो पॉसिबल है नहीं सर, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल मूवमेंट चल रहा है, जयसवाल साहब जैसे लोग लिखेंगे सर, है ना, तो वो भी इंडिक आइडेंटिटी को हाईलाइट करेंगे। इसमें आपको डॉक्टर संपूर्णानंद और ईसी दास जैसे लोग दिखेंगे सर, ठीक है। अब इनकी थियरी बहुत इंटरेस्टिंग है सर, इन्होंने इंडिक ओरिजिन का नारा दिया। इन्होंने कहा कि ये जितने भी लोग हैं सर, ठीक है ना, दे बिलोंग टू दिस नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना, यहाँ से बिलोंग करते थे। इवन ये सप्त सिंधु से बिलोंग करने वाले लोग हैं सर, ठीक है। दिस आर द पीपल हु एक्चुअली बिलोंग टू द सप्त सिंधु रीजन ओनली, और ये कहीं बाहर के लोग नहीं है सर, ठीक है। तो इन्होंने, है ना, ऋग्वेद को स्टडी किया बहुत इंटेंसिवली और कहा कि ये यही रीजन में रहते थे, सरस्वती से लेकर पंजाब और ऊपर थोड़ा कश्मीर तक इनका व्याप हुआ करता था, और इन्हीं के आजू बाजू वाले रीजन में होंगे सर, ठीक है। इनफैक्ट वो बताते हैं कि ऋग्वेद के अंदर ज्यादातर इनफैक्ट जो भी आपके एरियाज लिखे गए हैं उसमें हिमवंत की बात की गई, हिमवंत मतलब हिमालयस की बात की गई, उसमें ओशन समुद्र की बात की गई है, मतलब वो अरेबियन समुद्र की ही मोस्ट प्रोबेबली बात करें, क्योंकि कुछ कुछ ऋग्वेदिक कम्युनिटीज को भी वहां पे मेंशन किया गया था। ट्रुथ सुपर की ट्राइब थी जिसको यहाँ पे बात किया गया है कि दे बिलोंग टू दी कोस्टल एरिया सर, ठीक है। तो ऋग्वेद नेवर मेंशन्स अबाउट फॉरेन लैंड्स, मतलब वो कहीं दूर दराज से आए ऐसे कोई जगह की बात नहीं कर रहा है सर, सीधा सीधा, है ना। तो ज्योग्राफिकल रीजन है वो इंडिया सेंट्रिक ही रीजन बता रहे हैं। इनफैक्ट इनका मानना है कि भारत से उद्भव होकर ये वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ था सर, है ना। तो डिफ्यूजन थियरी में सेंट्रल एशियन डिफ्यूजन नहीं था सर, समझ में आ रहा है आपको कि जो डिफ्यूजन हुआ था वो कैसे हुआ था, वो यहाँ से यूं गया होगा सर, है ना, यहाँ से यूं गया होगा सर, ये लोग यूं मूव किए होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो इनका एक रिवर्स इंजीनियरिंग का पॉइंट आया सर, और इन्होंने इसके पीछे के कारण भी बताया सर, है ना, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, है ना। इन्होंने कहा कि कुछ कुछ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अभी मैं आपको बताता हूं बोगास को इंस्क्रिप्शन का सर, है ना। बोगास को इंस्क्रिप्शन आपको वहां टर्की के अंदर मिलता है, तो वहां मिट्टानी और हित्तीस करके दो राजा थे, बेसिकली उनके बीच में करार हुआ था, और ये करार के अंदर हमको पता चलता है कि इंद्र और वरुण और मित्र जैसे जो ऋग्वेदिक काल के भगवान थे उन्होंने उसके साक्षी थे, मतलब दे वर विटनेस टू द एग्रीमेंट दैट वाज टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। तो ये दर्शाता है कि यहाँ का कल्चर और यहाँ का जो स्प्रेड है वो वेस्ट एशिया की तरफ गया था, ना कि वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया वाले लोग भारत की तरफ आए थे सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो इनफैक्ट ये कहते हैं कि आर्यंस ने अपने फोरफादर्स को कभी भी इमिग्रेंट नहीं कहा सर, है ना। आप पूरा का पूरा ऋग्वेद उठा के पढ़ लोगे, कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि हम कहीं बाहर से आए, हमारे बाप दादा बाहर से आए सर, ठीक है ना। तो वी सी दैट ये हमेशा क्लेम करते थे कि हम सप्त सिंधु से बिलोंग करते हैं सर, गेटिंग पॉइंट। बट एज ऑलवेज ये जो यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सर, है ना। तो संपूर्णानंद जी का इनफैक्ट ये मानना था। इसके साथ साथ फिर बीबी लाल है, बीबी लाल ने भी यही नॉर्थ वेस्ट और कश्मीर वाला रीजन बताया कि भाई ये लोग इनफैक्ट यही रीजन से बिलोंग करते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। अब इनकी भी कहानी यही है, इंडिजिनस ही है, बट ये थोड़े अलग हो जाते हैं। अलग क्यों? क्योंकि इन्होंने बेसिकली कश्मीर वाले रीजन से ज्यादा लिंक किया था, ठीक है। अब लाल साहब ने कहा कि ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट लिटरेरी ट्रेडिशन, इसके पीछे हमारे पास लिंग्विस्टिक एविडेंस है, जितना यूरोप की लैंग्वेज पुरानी है उससे पुरानी ऋग्वेद के अंदर जो संस्कृत है वो हमको एविडेंस के रूप में मिल रही है सर, ठीक है। दूसरा क्या है कि लिंग्विस्टिक कॉमनिटी आप जो बोल रहे हो ना कि ऋग्वेद के अंदर जो संस्कृत वोकेबुलरी है, फिर ईरान के अंदर ज़ेंड-अवेस्टा में है या लैटिन ग्रीक में है, वो यहाँ से गया था सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो घुमा फिरा के इन्होंने भी यही कहा कि ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडिया टू अदर प्लेसेस, है ना। तो आप जो बोल रहे हो कि ये शब्द मदर बिकम मातर, ब्रदर बिकम फादर जो है वो यहाँ से ही गया था सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। अब यहाँ पे कहानी क्या चलती है, कुछ कुछ ऑथर्स ये बताते रहते हैं कि बीबी लाल की थियरी भी गलत हो रही है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द भी आपको मिलेंगे जो इनफैक्ट, है ना, द्रविडियन और मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बोरो किए गए हैं, और इसको लेके कहते हैं कि देखिए ये तो फॉरेन की लैंग्वेज है। अब इनको कोई बताना पड़ेगा कि द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज भी भारत में बोली जाती थी जब वैदिक सभ्यता एग्जिस्ट कर रही थी, क्योंकि नीचे मेगालिथिक कल्चर्स का डेवलपमेंट हो रहा था सर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबब्ली वो द्रविडियन कल्चर को आइडेंटिफाई करती है। सेंट्रल इंडिया के अंदर ऋग्वेद के कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर बहुत सारे आपके न्यूलिथिक कैल्कुलिथिक कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे, वो लोग मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बोलते थे, जो बेसिकली ट्राइबल लैंग्वेज का एक प्रकार है। तो मोस्ट प्रोबब्ली ये जो ऋग्वेदिक लोग हैं इनके कल्चरल इंटरेक्शंस हुए होंगे द्रविडियंस के और दूसरे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के साथ, इसके लिए इनको दास और दासियों करके लिखा गया है वैदिक सभ्यता के लिटरेचर के अंदर, है ना।
तो इनसे इन्होंने कुछ शब्द बोरो किए होंगे. सो इन द कंपाइलेशन दे माइट हैव एक्चुअली टेकन सर्टेन वर्ड्स व्हिच वर नॉट एक्चुअली ऑफ द संस्कृत ओरिजिन. दे बिलोंग टू अदर लैंग्वेजेस, बट दिस लैंग्वेजेस आर ऑफ इंडिया, दे आर नॉट ऑफ फॉरेन ओरिजिन. समझे कि नहीं समझे कि आप बोल रहे हो कि देखो ऋग्वेद के अंदर 300 शब्द ऐसे हैं कि जो कोई और भाषा से आए हैं, तो वो कोई ईरानी भाषा से नहीं आए, यहाँ से ईरान में गई थी भाषा सर. ठीक है, ऋग्वेद में बोरो किए हुए हैं शब्द, और ये तो क्लियर कट एविडेंसेस है कि भाई ग्रीक लैटिन के पहले की इनफैक्ट वैदिक संस्कृत का उद्भव हो चुका है सर. गेटिंग पॉइंट है ना. सो वी सी दैट इवन बिफोर द वैदिक संस्कृत वाज कंपाइल्ड, इसका कंपाइलेशन हुआ, ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ, अदर लैंग्वेज वर एक्जिस्टिंग एंड दे एक्चुअली हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऋग्वेद. उसमें कोई नई बात नहीं है. ठीक है, ऋग्वेद खुद नॉन आर्यन ट्राइब्स के बारे में लिखता है. ऋग्वेद के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, दे मेंशन अबाउट द नॉन आर्यन ट्राइब्स एज वेल सर, है ना. तो अल्टीमेटली तो ये जो नॉन आर्यन ट्राइब्स है सब इंडिक ओरिजिन ट्राइब्स है, मतलब यहाँ पे रहते थे, कहीं और रहते थे. अब राजा सुदास के बारे में बात करोगे, भारत वंश के सर. ठीक है, तो उनके बारे में बोला गया है कि भाई उन्होंने जब युद्ध जीता 10 राजा ने, तो ही वेंट अप टिल यमुना सर, है ना, और फिर मथुरा क्रॉस करके आगे की तरफ गए, श्रावस्ती की तरफ जाते हैं, वहां पे स्थायी होते हैं सर, है ना. तो वहां की जो लोकल काफी सारी ट्राइब्स थी, बहुत सारे किंगडम्स उनको डिफीट कर रहे हैं वो सर. समझे नहीं समझे ना. तो वहां से कुछ लिया होगा, बोरो किया होगा. खैर, तो ये बीबी लाल का पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ी बहुत तक वैलिडिटी हम लोग कह सकते हैं. तो ऐसे अलग अलग कहानी थी, किसी ने कहा दोआब से है, पर दोआब में इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट एबल टू गेट क्लियर कट एविडेंस. मतलब दोआब में जो मिलना चाहिए ना मसाला काउंटर करने के लिए, है ना. तो एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट सर, है ना. बीबी लाल जैसे लोग हैं, काला जो है, गंगानाथ झा है सर. ठीक है, तो मैंने आपको इनके सबके अलग अलग पॉइंट्स बताए कि एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. इनफैक्ट सबके बेसिस के ऊपर से ये ऋग्वेद की एक टाइमलाइन को इन्होंने बताया कि ये कहीं बाहर से आए थे, और एक ग्रुप ने कहा कि ये इंडियन आए थे सर. ठीक है ना, समझे नहीं समझे. अब आपको इनमें से कुछ लोगों के नाम याद रखने हैं कि नहीं रखने हैं? यस, आपको थोड़े बहुत नाम याद रखने पड़ेंगे. जैसे तिलक महाराज का नाम याद रख सकते हो, म्यूलर का याद रख सकते हो, बीबी लाल का याद रख सकते हो सर, है ना. संपूर्णानंद जी का नाम याद रख सकते हो, है ना. तो 4-5 दयानंद सरस्वती और तिलक आपको नेशनल मूवमेंट में भी आता है सर, है ना. तो उन दोनों का म्यूलर आपको वहां से याद रह जाएंगे, क्या कहते हैं अपने ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से, है ना, कॉलोनियल व्यू से. तो 3-4 लोगों का नाम याद रखिएगा, बाकी तो एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स है, ओपिनियन है. फिर शोडर का और उसका नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है. खैर, पर एटलीस्ट 3-4 नाम तो पता होने चाहिए ना सर, क्योंकि जब आएगा कमेंट ऑन द ओरिजिन ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन और द वैदिक कल्चर, ओरिजिनल होमो फारियंस, तो फिर आपको फिर लिखने की आवश्यकता होगी सर. समझे नहीं समझे. गेटिंग पॉइंट है ना. अब उसी के ऊपर आ जाता हूं. युवराज, योर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है ना, बट योर क्वेश्चन नॉट हर्ट मी सर. चलिए, तो युवराज ने कहा कि सर हाउ डू वी कंक्लूड ऑन दिस पॉइंट. ओके, तो अभी इसी के ऊपर आ जाता है सर. ठीक है, कंक्लूजन में हम लोग कहां जाएंगे. तो आज की तारीख में हम लोग कंक्लूजन में 2 पॉइंट्स देंगे. बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड द लिटरेरी एविडेंसेस दैट हैज बीन फाउंड, वी कैन explicitly conclude that they were of the Indic origin. समझे नहीं समझे. गेटिंग पॉइंट. तो अभी आपको उसके पीछे एविडेंसेस बता देता हूं सर, है ना. तो एक तो इंडिक ओरिजिन है, एक यूरोपियन ओरिजिन है, ये दोनों के दोनों हमने मॉडल्स देख लिया. अब इसका कंक्लूजन के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं सर. ठीक है, पहला लिख सकते हैं कि संस्कृत इंडिजिनस प्रोडक्ट है भारत की सर. इसके कोई भी रूट वर्ड जो है बाहर की तरफ नहीं मिल रहा है सर. ठीक है, इसके रूट वर्ड्स ये इसमें से दूसरे वर्ड्स फॉर्मेशन हुए हैं वो बाहर की तरफ मिल रहे हैं, पर रूट वर्ड्स यहां से ही है सर. ठीक है, तो वी फाइंड कि ऋग्वेद भी यहां का ही मिल सकता है सर. ठीक है, अगर संस्कृत बाहर से आई होगी भाषा, जो आप बोल रहे हो कि भाई आर्यंस लेके आए थे, तो फिर उसके एविडेंसेस के, उसके ग्रोथ के एविडेंसेस पहले के मिलने चाहिए. मतलब सेंट्रल एशिया में इसके एविडेंसेस मिलने चाहिए, यूरोप में मिलने चाहिए, वेस्ट एशिया में मिलने चाहिए, क्योंकि वहां से अगर आई है तो कुछ ना कुछ शब्द तो वहां छोड़ के गई होगी ना सर. ठीक है, फिर यहाँ पे आके चलो रिफाइनमेंट हुआ, जो आपका मानना है कि भाई आके 300 साल में इन्होंने संस्कृत भाषा का और विकास कर दिया सर. ठीक है, पर कुछ तो वहां पे मिलेगा ना सर. वो अपने रूट वर्ड्स को भूल गए सर, है ना. तो ये तो पॉसिबल नहीं है सर. ठीक है ना. ऋग्वेद इंडिजिनस लिटरेचर है, और ऋग्वेद बेसिकली किसी एक ने नहीं लिखा है. मैंने आपको कल भी बताया था ना. तो ऋग्वेद जो पहला अर्ली वैदिक पीरियड का कंपाइलेशन है, उसमें टोटल 10 किताबें हैं, फॉर्म ऑफ 10 मंडल्स है ना. उसमें मंडल नंबर 2 से मंडल नंबर 8 देखोगे तो उसमें सप्त ऋषियों की बात की गई है, 7 गुरुज है ना. तो ये जो सप्त ऋषि है मूलतः से 2 नंबर से 7 नंबर, 8वां नंबर भी बाद में ऐड हुआ था. काणव ऋषि का जो मंडल है वो तो बाद में ऐड हुआ था. तो 2 से 7 आप देखोगे और 2 से 8 पकड़ लीजिए सर, है ना. तो यू विल फाइंड कि ये इनिशियल कंपाइलेशन था ऋग्वेद के अंदर से सर. समझे नहीं समझे. और ये अपौरुषेय के रूप में बोला गया है, मतलब ये ब्रह्म बोल थे, काइंड ऑफ ब्रह्म वचन के रूप में हम लोग कहेंगे. एंड उसी के बाद ये आगे पास ऑन हुए जनरेशन बाय जनरेशन सर. ठीक है, अब उसके अंदर कहीं पे भी आपको नोमैडिक लिटरेचर का बात नहीं दिखेगी. वहां कहीं आप कभी इनफैक्ट उसकी स्टोरीज हम लोग थोड़ी बहुत एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. उसमें आपको पता चलता है कि बहुत ही रिफाइनमेंट की बात हो रही है, एथिक्स की बात हो रही है सर. वहां पे बात हो रही है कि राजा को अपना कार्य कैसे करना चाहिए सर, है ना. किस तरह से इनके बीच में जो रिगोरिक क्वालिटी थी उस टाइम पे इशू सॉर्ट आउट होते थे सर, है ना. समझे नहीं समझे. तो कहीं पे भी अगर नोमैडिक कल्चर होता तो नहीं लिखते कि हम भटक रहे थे, है ना, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे सर. ठीक है, कहीं पे नहीं बोला गया. इनफैक्ट ये जो सरस्वती वाली जो नदी की सभ्यता है सर, ठीक है ना, वो एक ऐसी सभ्यता थी, सरस्वती इंडस मतलब गगर हाकरा जिसे हम लोग पहचानते हैं. वो एक ऐसी जगह है जिसने इनफैक्ट लोगों को फूड, क्लाइमेट, वेजिटेशन सालों से दिया है, और इसके कारण यहाँ पहले भी सभ्यता एग्जिस्ट कर रही थी, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है सर. गेटिंग पॉइंट नोट, है ना. और ये जो अगर नोमैडिक लोग होते हैं, भटकते भटकते आ रहे हैं, इन्वेडर्स के रूप में आ रहे हैं सर. ठीक है ना. तो इस प्रकार का हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लिटरेचर कभी भी नहीं बना सकते सर, है ना. भटकता हुआ इंसान इतना भारी साहित्य, और वो भी आज से 2500 साल पहले बनाने की, 2000 साल पहले पकड़ के चलिए कि 3000 साल पहले, 1000 के आसपास का अगर कंपाइलेशन भी गिनेंगे तो 3000 साल पहले बनाने की शक्यता बहुत कम है सर. ठीक है ना. तो आपके हिसाब से जो डेट बता रहा हूं वो डेट के ऊपर भी हम लोग पंचर करेंगे सर. ठीक है ना. गेटिंग पॉइंट. इनफैक्ट ऋग्वेद के अंदर से उन्होंने बहुत सारी ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी का मेंशन किया है. उन्होंने खुबा नाम की नदी की बात की गई है ना, काबुल वैली की बात की है, बट दे हैव नेवर मेंशन कि हमारे फोरफादर्स किसी बाहर से आए थे सर. ठीक है ना. तो उनके कहीं पे भी ओरिजिन्स को बाहर से मेंशन नहीं किया गया है सर. ठीक है. संस्कृत लैंग्वेज के अंतर्गत नो डाउट नॉन इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है. नॉन इंडो आर्यन लैंग्वेज का मतलब है द्रविडियन और मुंडा लैंग्वेज के फीचर है, पर उसमें यूरोपियन लैंग्वेजेस का डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं है सर. ठीक है ना. गेटिंग पॉइंट नॉट. इनफैक्ट संस्कृत के अंदर जो वोवेल्स यूज हो रहे हैं, जो सीरीज ऑफ साउंड है ना, आप देखोगे संस्कृत के अंदर अच्छामी गच्छामी जो यूज हो रहा है सर, है ना, जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो यूरोपियन लैंग्वेज में कभी भी नहीं आया सर. यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर आप देखोगे लैटिन ग्रीक के अंदर उसमें आपको जो जिस प्रकार की सिलेबल्स और वोकल्स का डेवलपमेंट वो नहीं हो पा रहा है सर. ठीक है. तो अगर ओरिजिन एक होता ना तो साउंड्स भी सेम आते सर. समझे नहीं समझे. तो साउंड्स भी सेम नहीं आ रहा है सर. ठीक है. दूसरा पॉइंट ये है कि संस्कृत भाषा के अंदर जब वैदिक साहित्य का कंपाइलेशन हुआ था, उसका लिटरेचर का मतलब जो लिखने का कंपाइलेशन तो गुप्त काल में हुआ, पर पहले ओरल कंपाइलेशन था. तो ये जो ओरल कंपाइलेशन था उसमें भी कोई भी चीज को इंपोज नहीं किया गया. हैपजेड वे के अंदर कुछ लिखा नहीं गया था सर. ठीक है. सुपरफिशियल वे के अंदर नहीं लिखा गया था. ये इवोल्यूशन हुआ था, रिफाइन होते होते चला था. अब जैसे वेद है, वेद के बाद आप देखोगे ब्राह्मण ने लिखा गया, फिर उपनिषद का आया, आरण्यक का आया सर, है ना. स्मृति साहित्य के अंदर वेदांत, ये सब इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. कनेक्शन तभी हो पाता है व्हेन यू हैव वेरी लॉन्ग लिटरेरी ट्रेडिशंस. आप कोई भी चीज इवॉल्व कर रहे हो तो साहित्य के आपका बहुत पुराना होना चाहिए, तब जाके कनेक्ट कर पाओगे. अब आज से मैं 10 साल पहले, 10 नहीं 8 साल पहले मैं जब पढ़ा था, अभी देख रहा हूं तो मुझे खुद को दिख रहा है कि मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूं सर. ठीक होता है ना, इवोल्यूशनरी ट्रेडिशन सबका होता है. तो अगर मैं हैपजेडली चलता पहले से ही ठोक के यहाँ का कुछ कर दिया, यहाँ का कुछ कर दिया, बोले 2 घंटे निकाल दिए सर. ठीक है. तो प्रोग्रेस नहीं कर पाते सामान्य रूप से सर. वही चीज आपको मिलती है. इनफैक्ट हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं
नहीं मिल रहे हैं कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे सर, है ना, पूरी तरह से गेटिंग पॉइंट। इनफैक्ट जो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी के रिमेन्स मिल रहे हैं, उसमें भी कुछ एविडेंसेस वहां तक कह रहे हैं, मतलब मेहता साहब लिखते हैं कि बाहर के लोग भारत में कहीं पे आए होंगे, ऐसे 800 बीसी तक हमको कोई एविडेंस सीधे नहीं मिले। 800 बीसी के बाद कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं कि सम फॉरेन पीपल माइट हैव केम एंड सेटल, ओके। तो जो वैदिक के बाद, हड़प्पा के बाद जो वैक्यूम पड़ा, उसमें काफी लेस पॉसिबिलिटी है। अब इसमें आपको एक नई थियरी रिसेंटली लेके डेविड फ्रॉली, है ना, तो डेविड फ्रॉली उनके ट्वीट्स और सब, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने किताब लिखी रिग्वेद एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया सर, है ना। तो फ्रॉली कहते हैं कि ये, है ना, मराइन लोग थे, मतलब समुद्र किनारे और कोस्टल एरिया में नदी किनारे रहने वाले लोग थे सर, ठीक है। और फिर बेसिकली समुद्र नाम के शब्द को वेद के अंदर काफी बार लिखा गया है। इनफैक्ट इनका मानना है कि ये मूलतः से साउथ इंडिया में रहते थे, फिर उसके वहां से फिर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ गए, बिकॉज साउथ के अंदर जो ज्योग्राफिकल टेरेन की सिचुएशन है, उनको लिमिट करती है, प्लेन्स नहीं है सर, है ना, आपको भी पता है सर, ठीक है, लेसर प्लेन्स हम देखते हैं। तो विद द ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ आइस एज, when the rising of sea waters are taking place in certain parts of the country सर, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का जो एरिया है वो इनके लिए बेस बन जाता है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। एंड ये साउथ के ही लोग थे, इसके कारण ये द्रविडियन लैंग्वेजेस का प्रभाव भी आपको दिखता है वैदिक लिटरेचर के अंदर सर, ठीक है। तो नीचे से आए होंगे तो अपने रूट्स को लेके आए हैं, तो जब धीरे 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 करके इनके अंदर वो क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो अपने रूट्स को कुछ शब्दों के अंदर इंक्लूड करते गए सर, ठीक है। तो फ्रॉली की एक अलग ही कहानी है, ये अभी रिसेंटली मतलब लिखी गई है थियरी सर, ठीक है। बट ये भी इनका एक व्यू भी बहुत इंटरेस्टिंगली आपको मिलेगा सर, है ना। तो इंडिक पर्सपेक्टिव के अंदर आप इनको भी लिख सकते हो कि देखिए यहाँ से भी मिलता रहता है। इनफैक्ट सरस्वती नदी का मेंशन किया गया है, सप्तसिंधु का मेंशन किया गया है, इसको नदी तमा के रूप में बोला गया है। अब ऋग्वेद के अंदर देखोगे आपको नदी स्तुति करके एक आपको बेसिकली एक पूरा वर्ष दिखेगा, हाइम दिखेगा सर, ठीक है। उसमें नदी को माता के समान बोला गया है सर, है ना, मदर गॉडेस के रूप में कंसीडर किया गया है। इसकी इनफैक्ट इसकी बात की गई, क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज की बात की गई, तो दशावती की बात की गई है, सुदूत्री की बात की गई है, विपशा की बात की गई है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ब्यास है, सतलज है सर, है ना, दशावती वाज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सरस्वती रिवर सर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबब्ली इन सब का मेंशन बोला गया और इसी के बेसिस के ऊपर से लोग कहते हैं कि भाई अगर ऋग्वेद में इन सब का नाम लिखा गया है तो ये सब नदी एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पे ये लोग रहते थे। इनफैक्ट यहाँ से एक दूसरी थियरी भी आई कि ऋग्वेद के अंदर अगर सरस्वती और उसकी ट्रिब्यूटरीज बात की गई, और फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि सरस्वती की ट्रिब्यूटरी एक टाइम पे सतलज हुआ करती थी, हमने हड़प्पन में देखी थी, नहीं देखी, है ना। उसकी दो ट्रिब्यूटरीज थी ना, सरस्वती की गगर हाकरा की सर, है ना, एक सतलज थी और एक यमुना थी, और फिर एक दिन भूकंप आ गया सर, है ना। तो भूकंप आने के कारण दोनों रास्ता मोड़ दिया, बोले तुम तुम्हारे तरफ मेरी तरफ से, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो हमने देखा था और उसके कारण गगर हाकरा ड्राई अप हो गई। अब सच्चाई तो दोनों तरफ है सर, है ना, गगर हाकरा या सरस्वती का ड्राइंग अप होना, इसको सब लोग ने स्वीकार लिया है। अब ये कब ड्राई अप हुई थी उसके पीछे किसी ने कहा कि 1900 बीसी में ड्राई अप हुआ है, क्योंकि इसी के पीरियड, ये 1900 बीसी का पीरियड कब था सर, मतलब ये है कि ये पोस्ट हड़प्पन आप कहते हो ना आज की तारीख में सर, है ना। लोग कहते हैं कि 1900 बीसी में या लेट हड़प्पन पीरियड था, पोस्ट नहीं, हम लोग लेट हड़प्पन पीरियड कंसीडर करेंगे इसको। तो ये जो लेट हड़प्पन पीरियड के समय पे नदियां ड्राई अप हो रही है और इसके हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ। अब आज की तारीख में स्कॉलर्स कह रहे हैं कि नो सर, यू आर रॉन्ग, ये लेट हड़प्पन पीरियड नहीं था, दिस वाज द क्लाइमेक्स पीरियड ऑफ द आर्यन कल्चर। जब इनफैक्ट इन सब नदियों का मेंशन किया गया है तो लोगों को नदी से कितनी इनफैक्ट चीजें मिल रही होगी, इसके लिए उन्होंने साहित्य में अपनी नदियों का मेंशन किया, गेटिंग पॉइंट नॉट। मतलब ये है 1900 बीसी में अगर आर्यन कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है, ऋग्वेद इसी पीरियड के अंदर कंपाइल किया गया होगा, तो ऋग्वेद 1200 बीसी की जो आप बात कर रहे हो ना, वो तो गलत हो गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर, ठीक है। सो व्हाट इज द थियरी सर, है ना। In fact, when Rigved mentions Saraswati and we accept again that Saraswati got dry up, and Saraswati was the drainage, I would say, river which was responsible for the flourishing of the Vedic culture and the Harappan culture as well. So if Aryans are talking about Saraswati and we have clear-cut evidences that the river dried up by 1900 BC, that means the Aryan culture was flourishing at 1900 BC. आर्यों की सभ्यता संस्कृति इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही, इसके लिए उन्होंने अपने नाम दे दिया नदी का सर, वरना थोड़ी कोई लिखता कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ एक नदी बहती थी, पर मैं उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ, पर उसको गुणगान गा लेता हूँ सर, समझे नहीं समझे, तो ऐसा तो होगा नहीं, समझे नहीं समझा। आपको कोई चीज प्रभावित तब करती है जब आप अपने साहित्य में लिखोगे उसको सर, तो अलौकिक जो ताकतें हैं उसको आप थोड़ी बहुत हाईलाइट करोगे, बट सरस्वती को जिस तरह से हाईलाइट किया गया है तो दे गॉट बेनिफिटेड एंड दैट इज द रीजन। तो बेसिकली जो कल्मिनेशन है आर्यन कल्चर का वो 1900 बीसी या उसके पहले होगा। अगर आर्यन कल्चर 1900 बीसी में फ्लरिश कर रहा है तो आपका हड़प्पीय काल कब फ्लरिश कर रहा होगा, समझे नहीं समझे, वो होगा 5000 6000 बीसी में, गेटिंग पॉइंट। अब समझ में आ रहा है लिंकेजेस। तो ये जो हम लोग ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट की तो एक दिन मैं चार्ट बना दूंगा सर, ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगा तो हिस्टोरियन से बना देंगे, मैं तो सामान्य टीचर हूं सर, ठीक है। तो इसको है ना पूरा ये धीरे धीरे निकल जाएगा सर, समझे नहीं समझे ना, ये टाइमलाइन का कांसेप्ट निकल जाएगा। अब मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा होता हूँ ना सर, तो मुझे काफी मन करता है कि मैं बच्चों के साथ ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर भी करूँ। यूट्यूब में एक दो चार बहुत भोले बच्चे आते हैं, उसमें हेट कमेंट्स बहुत चलती रहती है, तो मैं वो टाइमलाइन को रिवाइज करवाता रहता हूँ। मैंने कहा कि कम से कम काफी स्टूडेंट्स ऐसे जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, पर उनको मैं कहता भी हूँ कि ये टाइमलाइन रिवाइज हो जाएगी, है ना, तो आप टाइमलाइन के रिवीजन के कंसेप्ट के साथ भी देखते रहिएगा सर, गेटिंग पॉइंट। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि आईबीसी का जो लेट फेज है, ये लेट फेज 1900 बीसी में आ रहा है, और इनफैक्ट आप बता रहे हो ये लेट फेज क्यों आया, क्योंकि ड्राइंग ऑफ रिवर्स इसी टाइम पे हुआ था, तो फिर आर्यन 1500 बीसी में कैसे है, और 1500 बीसी में आए तो इन्होंने सरस्वती का मेंशन क्यों किया है, जब थी नहीं नदी तो सर, है ना, मतलब ये जब आए तब नदी थी, और जब नदी थी तो मोस्ट प्रोबेबली 900 बीसी में आए होंगे, तो फिर हड़प्पन कब थे, तो ये तब नहीं होंगे, ये होंगे 5000 बीसी के आसपास या 6000 बीसी के आसपास, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो हो गया ना, इंजीनियरिंग वाली बात हो जाती है, है ना, तुम देखिए। तो इसी से ही हम लोग डिस्कशंस करते हैं कि यहाँ जो कंक्लूजन की बात कर रहे थे ना, ये युवराज हमको बता रहे थे कि सर इसमें कंक्लूजन में क्या लिखे सर, है ना, कंफ्यूज जाते हैं हम सर, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी सर, है ना, समझे नहीं समझे। आपको क्लियर कट एविडेंसेस दिख रहे हैं कि यहाँ पे नदियों का जिस तरह से मेंशन किया गया है और दूसरे और भी टूल्स है, उन सबके बेसिस के ऊपर से इनकी टाइमलाइन भी रिवाइज होगी। इनोवेशन हुआ था कि नहीं हुआ, तो इनोवेशन के एविडेंसेस तो मिलने चाहिए सर। अब आप याद करिए कि इवन फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, मतलब अगर हम लोग क्या ये टाइमलाइन के हिसाब से भी देखें ना, इवन फ्रॉम दिस टाइमलाइन जो ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस के द्वारा एस्टैब्लिश की गई, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है सर, ठीक है, ये टाइमलाइन के हिसाब से भी हमको डायरेक्ट कोई एविडेंसेस नहीं मिल रहे कि इन्वेजन हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि आप याद करिए कि क्या हुआ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा। यस्टरडे वी हैड डिस्कस कि मल्टीपल इनफैक्ट स्मॉल कल्चर्स इवॉल्वड, याद आया कि नहीं आया आपको सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो सिमेट्री एज कल्चर का डेवलपमेंट हुआ सर, याद आया कि नहीं आया। अब सिमेट्री एज कल्चर यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। फिर हमने आपको देखा था कि यहाँ पे जुकार कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। ऊपर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्वात के अंदर गांधार ग्रेव कल्चर आया, गांधार ग्रेव कॉम्प्लेक्स, है ना, तो आप देखोगे तो एक से ग्रेव कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बन रहे थे, है ना, वी हैड डिस्कस ना यस्टरडे, थोड़ा बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। तो अगर आर्यंस यहाँ पे आक्रमण करते थे, इनको तहस नहस कर देते, समझे नहीं समझे। ये सब रीजन हमको ओसीपी दिख रहा था, ऑक्रिकलर पॉटरी, द फर्स्ट पॉटरी दैट इवॉल्वड इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड सर, गेटिंग माय पॉइंट।
सो दिस इज द पीरियड फ्रॉम 1900 बीसी ऑनवर्ड्स का हम लोग कह सकते हैं 1800 के आसपास का पीरियड होगा सर, है ना। इस पीरियड में हमको इतनी सारी सभ्यताएं, छोटी 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 संस्कृति दिख रही है, सभ्यता तो नहीं कहेंगे सर, ठीक है। और उसके बाद पीजीडब्ल्यू भी हमको मिलती है सर, चालकोलिथिक कल्चर्स कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, गेटिंग पॉइंट। तो इनके बेसिस के ऊपर से अगर हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी देखते हैं, तो अगर आर्यंस यहाँ पे आके स्थायी हो रहे हैं तो इनको तात्कालिक रूप से खेदान मैदान कर देना चाहिए, पर वो भी हमको एविडेंसेस नहीं मिल रहे सर, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे। तो वी सी मल्टीपल एविडेंसेस जहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये नहीं हो रहा। अब कुछ कुछ लोग यहाँ पे एविडेंसेस के रूप में एक कल्चर को आइडेंटिफाई करते हैं जिसका नाम है एंड्रोनोवो कल्चर, मतलब जो आपकी स्टेपीज और साइबेरिया के बीच वाला रीजन है सर, ठीक है ना। तो इनका मानना है कि कुछ कुछ इनकी जो लिंकेजेस है वो एंड्रोनोवो कल्चर के साथ चलती है यहाँ कहीं पे सर, ठीक है ना। और ये एंड्रोनोवो कल्चर से शिफ्ट होते होते फिर यूं आए होंगे और इवेंचुअली आ गए हैं, और उसमें कुछ कुछ लिमिटेड मतलब क्या है एविडेंसेस मिल रहे हैं, नॉट फुल एविडेंसेस आर फाउंड बट सर्टेन लिमिटेड एविडेंसेस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एंड्रोनोवो कल्चर। तो आप जब जीएस में पढ़ोगे ना तो कहते हैं कि ऐसे तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस माइग्रेशन के या इन्वेजन के मिल नहीं रहे हैं, बट कुछ कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं कि जो सिमिलरिटी दर्शाते हैं। अब सिमिलरिटी मैंने आपको बताया उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ के लोग वहाँ गए होंगे, क्योंकि जैसे लैंग्वेज में हमने देखने की कोशिश की सर, गेटिंग पॉइंट है ना, समझे नहीं समझे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इवन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर नॉट मच ऑफ द ओपिनियन कि डायरेक्ट माइग्रेशन हुआ है सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी फाइंड मल्टीपल एविडेंसेस ओवर हियर जो कहता है कि यहाँ से रिवर्स माइग्रेशन हुआ। और रिवर्स माइग्रेशन कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया एक जगह है बोगासकोई सर, है ना। बोगासकोई मूलतः से आप देखोगे तो ये टर्की वाले रीजन के अंदर है सर, ठीक है। और वहां पे हमको पता चलेगा कि ये हिट्टानी और बेसिकली हिट्टी और मिट्टानी करके दो राजाओं की इनफेक्ट समूह थी, और इन दोनों राजाओं के बीच में इनफेक्ट कंफ्लिक्ट हो रही है। ये कंफ्लिक्ट में इनफेक्ट इन्होंने ट्रीटी की, एक इंस्क्रिप्शन है, ये पत्थर के ऊपर मिला है। ये इंस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने बताया कि जब हम लोग ये ट्रीटी कर रहे थे तो ट्रीटी में हम अकेले नहीं थे, हमारे साक्षी थे इंद्र, हमारे साक्षी थे वरुणा, हमारे साक्षी थे मित्र, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गेटिंग पॉइंट, हमारे साक्षी थे मारुत, है ना। तो आप जब कह रहे हो कि हमने ये दो राजा यहाँ पे है सर, ठीक है, दे आर ओवर हियर, गेटिंग पॉइंट, एंड दे आर क्लेमिंग कि भाई साहब हम यहाँ पे जब ये सब हो रहा था तो उसके साथ हमारे लिंकेजेस थे सर। तो मतलब ये है कि ऋग्वेद की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो यहाँ से आई होगी, इतनी फैली होगी, और ये 1400 बीसी का पीरियड है सर। अब ऋग्वेद अभी हमने आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंसेस के अंदर देखने की कोशिश की कि इसके अंदर हमको 1900 बीसी के अंदर तो इसका क्लाइमेक्स पीरियड देखने को मिल रहा है सर, क्योंकि इस पीरियड में ही फिर सरस्वती सूख जाती, और हो सकता है कि जब सरस्वती सूखी होगी तो आर्यंस फिर शिफ्ट होकर चले गए होंगे, कहाँ पे चले गए होंगे सर, ठीक है, दे वुड हैव माइग्रेटेड टू द दोआब रीजन जो लेटर वैदिक पीरियड में आया सर, है ना। तो ऋग्वेद के समय पे जब यहाँ पे ये कंडीशंस क्रिएट हुई सर, तो देन दे शिफ्टेड टू द वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज द दोआब रीजन, लेटर वैदिक पीरियड आएगा उसके बाद, समझ में आया। अब लिंकेजेस बैठ रही है सबको कि यहाँ पे इनफैक्ट हमको बहुत क्लियर कट एविडेंस दिखे, और इसके लिए बोगास का इंस्क्रिप्शन है 1400 बीसी का है। अब बोगास का इंस्क्रिप्शन 1400 बीसी का है, मतलब वैदिक सभ्यता उससे पहले एग्जिस्ट कर रही है, पहले एग्जिस्ट कर रही थी बेस्ड ऑन द रिवर्स एंड द अदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दैट वी हैव फाउंड, एंड दिस इज हाउ वी सी के दे वुड हैव माइग्रेटेड इन दिस रीजन, समझे नहीं समझे। तो आईबीसी तो उससे भी पहले होगी, आईबीसी का टाइमलाइन ही गलत हो रहा है। इवन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था सर, अभी कंटेम्परेरी रिसर्च के अंदर बोला जा रहा है कि अराउंड 6000 बीसी या 8000 बीसी के आसपास होगा सर, समझे नहीं समझे ना। तो ये जो रिसेंटली रिसर्च उभर के आया है सर, समझ में आया आपको। तो ये हिट्टी और मिट्टानी किंग जो है, इसके अंदर आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि क्या कह रही है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वैदिक भगवान की अस्तित्व हुआ करती थी। एंड्रोनोवो कल्चर मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, और उसके नीचे बीएमएसी था, याद आया कि नहीं, बैक्टीरिया मर्गन आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स हमने देखा था, स्वात वाली सिमेट्री है ना, ओसीपी एंड पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू तो काफी बाद में आया, 1000 बीसी के बाद आपको दिखेगा पीजीडब्ल्यू, है ना, पेंटेड ग्रेवर, खैर, बट ये पूरी ट्रेंड आपको यहाँ से मिल जाती है सर, ओके। तो ये पूरी टाइमलाइन बदल जाएगी, हिस्टोरिकल टाइमलाइन काफी बदलने की शक्यता आपको इसके अंदर से मिलेगी। इनफैक्ट आक्रमण हुआ होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी ऋग्वेद के अंदर उसका मेंशन नहीं किया कि हम लोग आक्रमण करके आए हैं सर, ठीक है। आक्रमण की कहानी तो मिलेगी ना सर, कि हम आए थे, सटा का बोला दिया ना, आके काटाकूटी कर दी हमने। अब जैसे मेडिवल इंडिया के अंदर बहुत सारे रूलर्स ग्लोरीफाई करते थे कि हम जब चलते थे तो है ना धुआं उड़ जाता था सर, है ना, तो जब सच्ची में धुआं उड़ जाता था, मतलब आग लगा देते थे ये लोग आके सर, है ना। तो वो तो हमको कहीं पे दिखा नहीं, वैदिक कल्चर के अंतर्गत सर, ठीक है। नाइदर इन्होंने भारत की बाउंड्री के बाहर की कहानी लिखी है, अगर आए होते तो लिखते ना कि हम उधर से आए थे, उधर से आए थे, पहाड़ों से आए थे सर, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मैंने आपको बताया है कि 800 बीसी तक तो हमको कोई एविडेंस सीधे बताते ही नहीं, अभी मैंने आपको बताया 800 बीसी तक कोई एविडेंस सीधे, इवन लाल मेहता साहब भी लिखते हैं और भी ऑथर्स लिख रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट हड़प्पा के अंदर जो स्केलेटल रिमेन्स हमको मिले हैं वो दर्शा रहे हैं कि या सिमेट्री एज के कल्चर है, उसके बाद वाले पीरियड में भी कि यहाँ पे वही पॉपुलेशन रह रही थी सारों से, है ना, ठीक है। तो ये भी दर्शा रही है कि कोई ज्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट नहीं है सर, ठीक है। फिर काफी लोगों ने ये कहा कि हड़प्पन जो थे ना ये पीजीडब्ल्यू सॉरी आर्यन जो थे ये पीजीडब्ल्यू वाले लोग थे सर, पीजीडब्ल्यू मतलब पेंटेड ग्रेवर वाले। अब प्रॉब्लम ये है कि पेंटेड ग्रेवर है 1000 बीसी के आसपास के हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले सर, ठीक है ना। सो काफी लोगों ने कहा कि ये जो पेंटेड ग्रेवर के जो लोग थे, हमने कल की साइट्स देखी पीजीडब्ल्यू की इनिशियली सर, ठीक है, ये इनफैक्ट आर्यंस हुआ करते थे सर, ठीक है ना। बट वी सी दैट एक तो पीजीडब्ल्यू थोड़ा लेट पीरियड में डेवलप हुआ 1000 बीसी में, क्योंकि उसकी तो वो टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस से पता चल जाता है कितनी पुरानी पॉटरी है सर, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर पीजीडब्ल्यू वाले लोग आर्यंस थे यहाँ पे, फिर इनिशियली सेटल हुए, फिर वापस चले गए सर, ठीक है, तो सेम प्रकार की पॉटरी यहाँ पे मिलनी चाहिए सर, है ना। वी शुड गेट द सेम काइंड ऑफ पॉटरी एविडेंसेस इन द अर्ली वैदिक पीरियड एज वेल, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे पहले पॉटरी बनाते थे, फिर यहाँ चले गए, भूल गए, फिर वापस से पॉटरी बनाने लगे सर, ठीक है। तो ये तो थोड़ी हम्बल बातें हो जाएगी, समझे नहीं समझे। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि जब हम लोग इसके लिए मल्टीपल एविडेंसेस देखते हैं, ये एविडेंसेस हमेशा इन्वेजन को नकारते हैं सर, समझे नहीं समझे। इनफैक्ट आप कहते हो कि इन्वेजन हुआ था, पर ऋग्वेद कितना पुराना है उसके बेसिस के ऊपर से भी हमको पता चल रहा है कि इन्वेजन नहीं हुआ था सर, ठीक है। तो जो दूसरी कंट्रोवर्सी मैंने आपको बताई कि तो इन्वेजन आक्रमण माइग्रेशन कहां से है, वो सब हमारा उसका पंचर कर दिया सर। दूसरा एज ऑफ ऋग्वेद के ऊपर से भी हम लोग इसको पंचर कर सकते हैं, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये इन्होंने ऋग्वेद कितना पुराना है इसका बेसिस कहां से बना है, तो इसमें भी यही भाषा रिस्पांसिबल है सर, ठीक है। इसने आके मतलब कभी भारत में तो आया नहीं, बट इसने जो भी रिसर्च पढ़ा था सर यूरोप में बैठे बैठे, उसमें बुद्ध को पढ़ा, अलेक्जेंडर को पढ़ा, अशोक को पढ़ा, इन सबको उसने पढ़ लिया। अब इसने कहा कि भाई अगर बुद्ध 600 बीसी के आसपास एग्जिस्ट करते थे तो वेद उससे थोड़ा पुराना होगा सर। कितना पुराना, बोले एक काम करते 500 साल पीछे कर दो ना सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन। तो वही आज भाई तेरा भाई गाड़ी चलाएगा सर, ठीक है ना, तो वही कहानी आपको मिलेगी। अब ये कितने पुराने मतलब है ना कि उसने प्रीडेटेड कर दिया, पर ऑन व्हाट बेसिस यू हैव प्रीडेटेड माय फ्रेंड, समझे नहीं समझे। तो ये लोग ये थियरी अभी भी प्रोपोगेट करवाई जाती है सर, है ना, ये थियरी अभी प्रोपोगेट करवाई जाएगी आपको सर। तो ऋग्वेद का इन्होंने कहा कि 1200 बीसी के आसपास का टाइम फ्रेम है, द टाइम फ्रेम ऑफ ऋग्वेद इज 1200 बीसी सर, समझे नहीं समझे। और फिर बाकी सारे वेद जो कंपाइल किए गए, बाकी सारे वेद मतलब यजुर्वेद, अथर्ववेद,
1000 बीसी के आसपास है, फिर ब्राह्मण लिखे गए होंगे, और उपनिषद 600 बीसी, नॉट 6000, गलती से 600 बीसी में लिखे गए होंगे सर, ठीक है ना। तो उसको 200 साल के फिर टाइम फ्रेम में डाल दिया और कहा कि देखो उपनिषद जब डेवलप हुए तभी बुद्ध का भी पीरियड था, वही ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है ना, तो घुमा फिरा के उसने डाल दिया भाई साहब ने सब कुछ, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, व्हाट इज द प्रॉब्लम सर, है ना। इसने जिस तरह से आर्बिट्रली असाइन किया था 200 ईयर्स का टाइम फ्रेम लेते हुए सर, और कह दिया कि ऋग्वेद करीबन 1200 बीसी में हो, वो ये स्पेकुलेशन था। क्यों स्पेकुलेशन था, क्योंकि ये भाई साहब जिस बेसिस के ऊपर हिस्ट्री राइटिंग लिख रहे थे ना सर, ठीक है, वो था क्रिश्चियनिकल बायस। अब ये क्यों बता रहा हूँ क्रिश्चियन ओरिजिन का बायस, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि अर्थ जो है ये 4000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट बन के आई थी, पृथ्वी का निर्माण बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि पहले हम लोग बीसी लिखते थे ना, बिफोर क्राइस्ट के अंदर। तो वी फाइंड कि ये 4000 बीसी के जीसस के पहले अर्थ का निर्माण हुआ था, पृथ्वी का निर्माण हुआ था, और उसी के बाद सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई सर, गेटिंग पॉइंट है ना। इसी के बाद फिर अलग अलग संस्कृति आई, सभ्यता आई। अब आपको भी पता है, हमने भी पढ़ा था कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हमको पता चलता है कि अर्थ तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बनती है सर, है ना। याद आया हमने वो प्लीस्टोसीन पीरियड, हॉलसीन पीरियड हमने देखा था ना सर, कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा ऑफ रॉक्स, गेटिंग पॉइंट है ना। तो कहानी क्या है, द स्टोरी सेज दैट ये लोग घुमा फिरा के इनफैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतनी पुरानी थी तो इसके खुद के बायस है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि अगर बोगासको इंस्क्रिप्शन में बात की जाती है, किसकी बात की गई है, इंद्र की बात की गई है, वरुण की बात की गई है, मित्र की बात की गई है। बोगासको इंस्क्रिप्शन ओवरऑल 1400 बीसी का है, वो कंफर्म है। तो अगर ये भगवान वहां पे गए थे हाजिरी देने के लिए, या आपने खाली एक मेटाफर के रूप में भी लिखा है उनको कि आए थे ये लोग साक्षात प्रेजेंट, हम कहते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, है ना। वो आपने देखा होगा वो हिंदी बॉलीवुड मूवीज के अंदर, है ना, कि मैं हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा सर, गेटिंग पॉइंट है ना। तो बेसिक कंडीशन वो बोगासको इंस्क्रिप्शन में भी हुई होगी। तो अगर बोगासको इंस्क्रिप्शन 1400 बीसी का है, मतलब ये है कि ये ऋग्वेद के अंदर जो देवों की बात की गई, भगवान की बात की गई है, उससे पहले एग्जिस्ट किया करते थे सर, ठीक है ना। इनफैक्ट इसी बेसिस के ऊपर अलग अलग लोगों ने इनके बेसिस बनाए। इन्होंने कहा कि कोई 6000 बीसी में है, विटनी जैसे लोग कहते हैं कि ये 3000 बीसी के बाद होगा, तिलक तो 6000 बीसी के आसपास की बात कर रहे हैं, और आज की तारीख में अब ये क्लियर हो गया है कि ये 3000 या 3200 बीसी के आसपास का पीरियड होगा। अगर ऋग्वेद 3200 बीसी का पीरियड है, मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता होगी उससे भी पहले सर, समझे नहीं समझे। अब इन्होंने सब कुछ 2500 या 3000 बीसी के आसपास ही अब लोग का, क्यों, क्योंकि इनको तो एक ही टारगेट था कि भाई देखो बाइबल का ओरिजिन, या बाइबल के हिसाब से अर्थ का ओरिजिन 4000 बीसी में हुआ, तो सभ्यता संस्कृति उसी के बाद बनेगी, और एक 4000 साल के बाद इतनी सृष्टि के अंदर विनाश हो जाएगा, तो गॉड के मैसेंजर के रूप में जीसस आएंगे सर, ठीक है, और लोगों को सीधा रास्ता बताएंगे सर, गेटिंग पॉइंट है ना। तो ये पूरी एक हाइपोथेसिस निकाल के आए ये लोग, है ना, और इनके जो प्रिजुडाइसिस थे वो हिस्ट्री में डाल दिए सर, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे। तो मैक्स म्यूलर का जो इंटरप्रिटेशन है, ये और भी वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट है, नाम है इंडोलॉजिस्ट, जो इंडिक स्टडीज करते हैं पर पश्चिम में बैठे हैं, तो इन सब के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। इनफैक्ट ये इंडिजिनस ओरिजिन के लोग थे, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से मिल जाती है। हमको पता चलता है कि इनफैक्ट कंक्लूजन के अंदर मैंने आपको बताया कि फॉरेन इन्वेडर्स होते पेस्टोरल कम्युनिटी के, नोमैडिक हंटर्स या नोमैडिक पेस्टोरल पीपल, ये इस प्रकार का साहित्य नहीं बना सकते अपनी हिस्ट्री के अंदर आके। इनफैक्ट ये इशू बहुत ही पॉपुलर हुआ था क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। मैक्स म्यूलर ने जब ये किताब लिखी थी वो 1850s में लिखते हैं, ये थियरी को प्रोपोगेट करवाते हैं, एंड इसको जस्टिफाई किया जाता था एज अ पार्ट ऑफ पैक्स ब्रिटानिका और कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए कि देखिए आपका कोई इतिहास नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। जब हड़प्पा सभ्यता की इनफैक्ट डिस्कवरी हो गई तो फिर काफी सारे पिक्चर्स ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो रहे हैं सर, गेटिंग पॉइंट। इनिशियली आर्यन इन्वेजन थियरी को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया क्योंकि उस टाइम पे रिसर्च अवेलेबल नहीं था, चीजें अवेलेबल नहीं थी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। और जब हड़प्पा सभ्यता निकली तब लिंकेजेस एस्टैब्लिश हो गई। अब लिंकेजेस एस्टैब्लिश हुई उसके बावजूद भी इनफैक्ट, है ना, ये मार्शल फिर से कहता है कि ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इंदिरा स्टैंड्स कन्विक्टेड सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। सो वी विल फाइंड कि व्हीलर, मार्शल उसके बावजूद भी कहते हैं कि नहीं, अभी भी हम तो मानते हैं कि ये इंद्र ही थे जिन्होंने आके पुरंदर बन के हरियूपा के तहस नहस करवा दिया था सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये अभी भी माना करते हैं, दे स्टिल इन फैक्ट से नो कि इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल बिकॉज़ देयर वर मल्टीपल डिफरेंसेस बिटवीन द हड़प्पन्स एंड द वैदिक पीपल, समझे नहीं समझे, है ना। तो कंक्लूजन तो हमने क्लियर कट कर दिया है, और कंक्लूजन क्लियर कट क्या किया है कि भाई साहब अगर ये लोग इनफैक्ट, है ना, एक होते तो इनके बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज निकलती, बहुत सारे डिफरेंसेस निकलते सर, ठीक है ना। इनफैक्ट इसके ऊपर आखिर के अंदर आप देखोगे आज की तारीख में कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट के अंदर से डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो रही है। और ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट के अंदर ये एडमंड लीच करके एक प्रोफेसर देखेंगे, इनको रामचरण शर्मा जी अपनी किताब में काफी स्थान देते हैं, और वो बताते हैं कि भाई आप संस्कृत को क्यों इस तरह से एक पर्सपेक्टिव के साथ और प्रिजुडाइज के साथ देखते रहते हो सर, समझे नहीं समझे। आप इनफैक्ट अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए ये सब चीजें लिखवा रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि आपके सामने विद्रोह हो रहे थे, आपके सामने प्रश्न उठ रहे थे, आपको इंडियंस की आइडेंटिटी मिटानी थी सर, आपको एक जो व्हाइट मैन्स बर्डन की थियरी है या सिविलाइजेशन मिशन की जो कहानी है उसको प्रूव करना था, और आपको ये बताना था कि अल्टीमेटली तो हम आपके शासक है, और क्यों शासक है उसको आप जस्टिफाई कर रहे थे, गेटिंग पॉइंट। तो एक विशेष प्रकार की एक डॉगमा है, डॉगमा समझ में आता है, एक विशेष प्रकार की विचारधारा के अंदर आप अपने आप को कैद कर रहे हो, बिलीफ सिस्टम के अंदर, और इवेंचुअली आप हर जगह के ऊपर वही घुमा फिरा के लेके आओगे सर, ठीक है। तो अब कुछ कुछ लोग अभी इसके अंदर नए प्रकार की ओपिनियन देने की शुरुआत कर रहे हैं सर, है ना, उनमें से एक ये थे सर, है ना। तो इनको हम लोग कोट कर सकते हैं, अगर समय मिला तो थोड़ा इनका नाम याद रखेगा, प्रोफेसर लीच का सर, है ना। तो प्रोफेसर लीच ने लीच दिया था इन लोगों को सर, अपने ही भाई बंधुओं को, गोरे लोगों को सर, है ना, कि ये गलत है सर, ठीक है ना, कि आप कहाँ से बिलीव कर रहे हो सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। अब सवाल ये आता है, जैसे गौरव ने पूछा कि सर एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ हड़प्पन एंड आर्यन पीपल इनफैक्ट सेम, है ना, क्या हड़प्पन्स और आर्यन जो है ये एक हो सकते हैं या इनफैक्ट ये दोनों अलग अलग है सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड सर, है ना, हमको आइडिया रहना चाहिए कि हड़प्पन्स और ये दोनों के दोनों एक है, उसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, बहुत सारे इनफैक्ट एग्जिस्टेंस हो सकते हैं, और इसको लेके हम लोग अब चले जाते हैं सबसे लास्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज द इनफैक्ट, है ना, डिफरेंस एंड द सिमिलरिटीज बिटवीन दी हड़प्पन एंड द वैदिक कल्चर सर, गेटिंग पॉइंट। वर दे कंटेम्परेरी टू ईच अदर, देखो कंटेम्परेरी एविडेंस सीधे नहीं मिले हैं। कंटेम्परेरी क्यों नहीं थे, क्योंकि अगर कंटेम्परेरी होते तो स्क्रिप्ट और जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो सेम होता सर, है ना। ज्योग्राफिकल रीजन में हड़प्पा सभ्यता, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता था, और वैदिक काल के लोग भी है वही यही रीजन में एग्जिस्ट करते थे सर, है ना। तो अगर कंटेम्परेरी होते तो फिर वो, है ना, हड़प्पन्स भी इनके बारे में लिख देते। ये हड़प्पा की लिपि के ऊपर संस्कृत शब्दों का प्रभाव हो जाता, ये बेसिकली जैसे हम लोग ओरिजिनल लिटरेचर की बात करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो कंटेम्परेरी नहीं थे, बट हो सकता है कि ये एक दूसरे के साथ काफी ट्रांजिशन से निकले होंगे। अब जो इसमें थियरी निकल के आई कि क्या हड़प्पन्स ट्रांसफॉर्म होकर वैदिक सभ्यता में आगे गए, क्योंकि जब उनका कल्चर डिक्लाइन में गया
और कल्चर डिक्लाइन में जाने के पीछे मल्टीपल थियरीज दी गई, हमने कल की क्लास के अंदर देखी थी पहले से, है ना। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनकी वे ऑफ लाइफ में बदलाव आया होगा। कुछ लोग साउथ इंडिया से भी माइग्रेट हुए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया द्रविडियन एंड मुंडा ट्राइब्स थी, उनके शब्द भी इनके लिटरेचर में आए हैं। तो इन्होंने एक नई फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल को स्वीकार लिया होगा सर, है ना। तो इसमें फिर एक लोगों ने कहा, और ये मार्शल जैसे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दे कैन नॉट बी द सेम, है ना, हड़प्पन एंड आर्यंस वर नॉट सेम, एंड ही हाइलाइटेड सर्टेन डिफरेंसेस। तो यहाँ से दो प्रश्न आएंगे, द डिफरेंसेस एंड द सिमिलरिटीज बिटवीन द आर्यंस एंड द वैदिक पीपल्स, है ना, हड़प्पन पीपल्स, है ना, कि हड़प्पीय लोग और आर्य के बीच में जो संस्कृति है, सभ्यता है, उन दोनों के बीच में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है सर, ठीक है। तो पहले डिफरेंसेस को देखते हैं, फिर आपको समानता के ऊपर चर्चा करूंगा। मार्शल, व्हीलर आदि इत्यादि और आज की तारीख में बहुत सारे ब्रिटिश जो कॉलोनियल व्यू के हिस्टोरियंस है, वो इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं सर, ठीक है। पहला तो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन थी। It was an urban civilization. Because it was an urban civilization, we get clear-cut evidences of towns, town planning, grid settlement, all these things we have studied. वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर के अंदर डायरेक्टली ये लोग को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिल रहे, और इसके लिए कहते हैं कि ये तो रूरल बेस्ड पेस्टोरल इकोनॉमी चलाते थे, है ना। पेस्टोरल मतलब पशुधन आधारित चलते थे, तो गौ का बहुत महत्व दिखता है, घोड़े का महत्व दिख रहा है सर, ठीक है, अश्व का महत्व दिखेगा, समझे नहीं समझे। दूसरा ये लोग कहते हैं कि हड़प्पन ने मेटल्स का यूज बहुत किया था, तो कॉपर और ब्रॉन्ज का बड़ी मात्रा में उपयोग हुआ था हड़प्पीय सभ्यता के अंदर, हमने देखा था। उसमें कॉपर की कुछ आर्टिफैक्ट्स कुछ रीजन में काफी बन रही थी सर। पर उसके सामने जब वैदिक पीरियड को देखेंगे तो अर्ली वैदिक पीरियड मतलब जिसे ऋग्वेद कहते हैं, वो समय के दौरान तो लोहा इतना नहीं मिल रहा है। फिर लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का यूज होने की शुरुआत हुई, तो अगर एक होते अल्टीमेटली तो फिर वही लेगेसी चलती ना, गेटिंग पॉइंट, समझे। इनफैक्ट इंडस में लड़ाई झगड़े के मारा काटी के एविडेंसेस कम दिखते हैं, तो हिस्टोरियंस काफी लोग कहते हैं कि पीस लविंग पीपल हैं, जैसे नेहरू जी ने भी लिखा था कि दो इट वाज अ सेक्युलर एलिमेंट एंड ये वो फला ढिंका, तो इनको पीस लविंग कहा गया, ये शांति प्रिय लोग थे, तो इन्होंने हथियार जखीरा ज्यादा बनाया नहीं था सर, है ना, सेल्फ डिफेंस वेल डिफेंस, सब कुंफू कराटे जानते हैं उस टाइम पे, क्या जो भी। बट हियर वी सी आर्यंस को जब वैदिक लिटरेचर में पढ़ा गया तो उनको फाइटर बोला गया, और उसमें तो योद्धाओं की बात की गई एक से एक सर, है ना। आर्यंस लेटर वैदिक पीरियड में तो अपना वो बख्तर पहनते थे, कोट पहनते थे सर, हेडगियर पहनते थे, मुकुट पहनते थे, लड़ाई करने के लिए चले जाते थे, ठीक है। तो उनके बेसिस के ऊपर से भी आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। इनफैक्ट धर्म भी अलग था हड़प्पा का, हड़प्पा में पशुपति, मदर गॉडेस, फिर जेबू हमने देखा था, वो रिलीजन के एस्पेक्ट में सर, है ना। उसके सामने आप देखोगे तो वैदिक काल में तो कहते हैं कि मूर्ति नहीं मिली, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे सर, क्लियर पॉइंट। पूजा जा रहा था, प्राकृतिक पूजा थी, नेचुरल फोर्सेस वरुण इंद्र अग्नि सर, है ना, रिचुअल्स हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे, कर्मकांड हो रहा था, और जो पूजने की बात हो रही थी उसमें जेबू की जगह गाय को पूजा जा रहा था, जेबू मतलब बैल था, कैटल हुआ, बुल हुआ करता था, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस है, तो अगर एक होते तो इनके बीच में आपको ये डिफरेंस नहीं मिलते, इसके लिए हेंस मार्शल अभी भी फिर से वही कहेंगे, और फिर ये व्हीलर जैसे लोग सर, है ना, ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इंदिरा स्टैंड्स कन्विक्टेड सर। वो स्टेटमेंट मुझे ना हर्ट कर देता है कभी कभी, मतलब क्यों लिखते हैं ये लोग, और फिर उस टाइम पे तो हमको कितना हर्ट किया गया होगा, अब कंटिन्यूअसली हम देखते थे, हाँ यार इंद्र भगवान ही थे जो आप तोड़ ताड़ के चले गए थे, ठीक है। तो वो क्या है कि जब आज से 60 साल पहले तो क्या 1940 में सब रिसर्च होकर निकल के आया था, तो मान गया कि भाई इंदिरा स्टैंड्स कन्विक्टेड है, पर अब तो सुधर जाओ सर, है ना। अब वी फाइंड कि एक थियरी कहती है कि भाई यहाँ पे हड़प्पा और वैदिक के अंदर सिमिलरिटीज बहुत नहीं थी, और इसी के कारण उसने कहा कि मल्टीपल डिफरेंसेस इनके बीच में थे, ये कभी एक नहीं हो सकते। बट जब इंडोलॉजिकल स्टडीज हुई और जब यहाँ पे इंडिक सिविलाइजेशंस को स्टडी किया गया, कंपैरेटिव लर्निंग्स, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, अब पता चल रहा है कि भाई साहब यहाँ बहुत सिमिलरिटीज आपको मिल जाती है सर, गेटिंग पॉइंट। सो यू फाइंड मल्टीपल सिमिलरिटीज। अब क्या क्या सिमिलरिटीज मिली थी, अब उसको चले जाते हैं, तो डिफरेंसेस समझ में आ गए सर आप, ना, यू गॉट द डिफरेंसेस की क्या क्या कंडीशन होती है। इनफैक्ट ये डिफरेंसेस के अंदर आप स्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर सकते हो, यू कैन इंक्लूड द स्क्रिप्ट एज वेल, कि भाई हड़प्पा के अंदर जो लिपि थी और यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, हड़प्पा की स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, अब संस्कृत में फिर लेटर ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ सर, है ना, तो पहले ब्राह्मी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, फिर देवनागरी का डेवलपमेंट हो रहा है। इनफैक्ट हड़प्पा वाले एक्सपर्ट क्राफ्ट बिल्डर्स थे ना, ये सील्स और टेराकोटा और ये सब बनाया था, वैदिक काल में तो ये भी नहीं हुआ है ना, वेरी लेस इमेजेस ऑफ मेटल एंड स्टोन वर मेड, समझे नहीं समझे ना, तो ये भी इशू भर के आ गया था सर, समझे। तो मल्टीपल थिंग्स आ गए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से देखेंगे डिफरेंसेस के लिए, बट जितने डिफरेंसेस है उससे ज्यादा सिमिलरिटीज मिलती है, और इन्हीं सिमिलरिटीज के बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये अल्टीमेटली एक भी हो सकता है, ये ट्रांजिशन भी हुआ होगा, क्योंकि अभी जो टाइमलाइन है वो तो गलत हो गया ना, ये टाइमलाइन तो हमने गलत कर दिया सर 1200 बीसी के आसपास का, इसको तो पंचर कर दिया हमने सर महाशय को सर, समझे नहीं समझे। ये जो कह रहे थे कि भाई फलाने दिन हो गया है, ये दिन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट आया, वो है सिमिलरिटीज। अब सिमिलरिटीज क्या है सर, ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई साहब ये रूरल सेटलमेंट्स थे, और रूरल सेटलमेंट्स होने के नाते इनफैक्ट है ना, इनके यहाँ पे टाउन प्लानिंग और ये सब नहीं था, बट व्हेन वी सी दी ऋग्वेदिक लिटरेचर, नो डाउट मंत्र के रूप में है, श्लोक के रूप में है, उसमें बड़े बड़े शहरों की बात की गई है, उसमें गॉड इंद्र को लॉर्ड ऑफ द सिटीज कहा गया, पुरंदर हमने देखा कि नहीं देखा, रिस्टोर ऑफ फोर्ट्स कहा गया, और इनफैक्ट कहां तक की बात कर रहे हैं पता है, वो ऋग्वेद के अंदर एक श्लोक है, वो श्लोक के अंदर कहते हैं कि हे प्रभु इंद्र, हमारे किले को आय की तरह मजबूत कीजिए, आय का मतलब लोहे की तरह मजबूत कीजिए, यू मेक अवर फोर्ट स्ट्रॉन्ग, हमको उतनी शक्ति दीजिए सर। तो आपको आयस करके एक शब्द दिखेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ मेटल इन द वैदिक पीरियड, है ना, कि जिसे आप लोग डिनाई कर रहे हैं, तो इनफैक्ट मेटल था, इसके लिए तो ऋग्वेद में बहुत सारी बात की गई है कि ये मेटल, ये मेटल, ये मेटल सर, है ना, श्याम आया, कृष्ण आया सर, है ना, आपको ये शब्द दिखेंगे। वो मेटल कौन सा था उसको लेकर चर्चा हो रही है, मेटल लोहा होगा या तांबा होगा या कांसा होगा, माइट बी कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन, उसको लेकर ओपन एंडेडनेस है कि वी आर नॉट श्योर कि कौन सा मेटल की बात कर रहे हैं वेद के अंदर, बट मेटल तो हुआ करता था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो पहली बात तो आपको पता चल रही है कि भाई आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये रूरल था, समझे नहीं समझे। दूसरा ये है कि वैदिक सभ्यता का जो सेटलमेंट पैटर्न है, वही जगह पे तो हड़प्पा वाले लोग रहते थे सर, है ना। अभी मैंने आपको बताया, आप कह रहे हो कि भाई ये सिमिलरिटी डिफरेंसेस बहुत है, तो सिमिलरिटीज भी देख लीजिए, यही सभ्यता के अंदर इनफैक्ट हड़प्पा का डेवलपमेंट हुआ था यही रीजन में, और यही रीजन के अंदर इनफैक्ट वैदिक सभ्यता भी डेवलप हो रही है।
वही गंगा, वही सरस्वती। गंगा तो बहुत कम था, गंगा तो मेंशन भी 1-2 बार किया गया है वैदिक एज के अंदर। सरस्वती को सबसे इंपॉर्टेंट रिवर बोला गया है, सप्त सिंधु को कंटिन्यूअसली हाईलाइट किया जा रहा है। सप्त सिंधु और सरस्वती वाज द मेन ड्रेनेज बेसिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हेंस तो ये यहाँ की सेटलमेंट है सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो जहाँ पे हड़प्पीय साइट्स थी वहाँ पे तो ये लोग रुके थे, तो यही तो जगह आपको दिख रही है सर, है ना? यही तो आपको लोकेशंस दिख रहा है अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये भी आपको सिमिलैरिटीज के रूप में मिल रहा है हमको यहाँ पे। इनफैक्ट मार्शल जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई हड़प्पन को कोई समुद्र का नॉलेज नहीं था सर, हड़प्पन को समुद्र का नॉलेज था और वैदिक पीपल को कोई नॉलेज नहीं था सर, ठीक है। बट आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो ऋग्वेद के अंदर भी समुद्र का मेंशन मिला है, ये डेविड फ्रॉली ने भी बताया और अभी भी लोग कह रहे हैं सर, ठीक है ना। इनफैक्ट ऋग्वेद के अंदर ये यदु वंश है या तुर्वा वंश है सर, है ना, तुर्वा वंश कहते हैं। इनका तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही कहा गया है कि ये कोस्टल स्टेट्स हुआ करते थे, इनका राज्य ही समुद्र किनारे था सर। ऋग्वेद में वहां तक बात की गई है कि संपत्ति हमको समुद्र से मिल रही है, वेल्थ कम फ्रॉम द ओशन, दैट मींस दे वर ट्रेडर्स। ये लोग जा रहे थे, दे यूज्ड टू ट्रेड विद बेबीलोन। लेटर वैदिक पीरियड में तो एविडेंसेस मिल भी गए हैं कि बेबीलोन के साथ इनका व्यापार हो रहा था सर। इनसे ऋग्वेद में शिप के रेप्स के बारे में बात की है, टूटी हुई नावों के बारे में बात की गई है सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे? उसके बाद किसी ने कहा कि देखो हड़प्पा के पास लोहा नहीं था, फिर वैदिक पीरियड में लोहा आया ना, लेटर वैदिक पीरियड में। अब आज वो थियरी भी उल्टी हो रही है। उपिंदर सिंह मैम लिखती है कि देयर वाज एविडेंस ऑफ आयरन इन द लेट हड़प्पन फेज एंड द मैच्योर हड़प्पन फेज, गुजरात वाली साइट्स के अंदर स्मेल्टिंग के एविडेंसेस मिले। और अगर 1900 बीसी के आसपास अगर आपको कुछ कुछ आयरन के एविडेंसेस मिल रहे हैं लेट हड़प्पन पीरियड के अंदर सर, है ना, जब डिक्लाइन हो रहा था तब गुजरात में लोथल वोथल और उसके आजू बाजू में सर, है ना। ये वही पीरियड है जब ऋग्वेद की शुरुआत हो रही है और इसी के कारण कुछ कुछ एविडेंसेस में हमको आयरन के साथ भी सिमिलरिटीज मिल जाएगी। खैर इसके अंदर काफी ओपिनियन है अलग अलग लोगों के, बट ये भी पॉइंट सिमिलरिटीज का मिलता है सर, ठीक है। दूसरा बता रहे हो कि घोड़ा 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 घोड़ा, हड़प्पन के पास घोड़े के एविडेंसेस ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि देयर इज नो एविडेंसेस ऑफ घोड़ा इन दी हड़प्पन कल्चर, है ना। क्योंकि भाई हॉर्स वॉर्स का सूरकोटड़ा के अलावा वो हड्डियां मिली है कहीं पे, सूरकोटड़ा के अलावा तो घोड़े की कुछ फिगर्स मिल गई थी टेराकोटा की, बट अदर देन दिस वी आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पे घोड़े का एक नया इंटरप्रिटेशन निकाला गया। बोला गया कि आप जिसे घोड़ा कह रहे हो ना सर, हड़प्पा के समय पे वो घोड़ा ऋग्वेद के पीरियड में भी एग्जिस्ट कर रहा था और हड़प्पा में भी हमने 2 जगह के ऊपर देखा कि सूरकोटड़ा लोथल के अंदर टेराकोटा की मूर्ति मिल रही है। इनफैक्ट ये वहां तक कहते हैं कि ये जो घोड़े की बात कर रहे हो वैदिक सभ्यता में उसको अश्व बोला गया है ना, तो हमेशा अश्वमेध अश्व इन सब की बात कर रहे हैं सर, गेटिंग अपॉन। तो एक स्कॉलर है शंकरानंद जी, ये बताते हैं कि वैदिक लिटरेचर में आप जो अश्व बोल रहे हो वो अश्व घोड़ा भी था और वो अश्व बेसिकली एक प्रकार का सूरज भी हुआ करता था, गेटिंग अपॉन। अब ये इंटरेस्टिंगली बताते हैं कि पहले के समय के अंदर जब आर्यंस समुद्र में ट्रैवल करते थे व्हेन दे यूज्ड टू सी द सनराइज, तो उसको अश्व के रूप में हाईलाइट करते थे। तो 2 चीजें हमको मिलती हैं। ऋग्वेदिक कल्चर में घोड़े का इंपॉर्टेंस था, हड़प्पीय सभ्यता के अंदर भी घोड़े का आपको आज की तारीख में एविडेंसेस मिल रहे हैं। शायद तक हो सकता है कि ये एविडेंस के ऊपर से कंक्लूड कर सकते हैं कि इन्होंने कहीं की जगह पे घोड़े का उपयोग किया था। तो आप जो पहले थियरी पंचर करवा रहे थे कि भाई हड़प्पा में घोड़ा ही नहीं था और वैदिक में घोड़ा था, इसके लिए डिफरेंस थी, अलग अलग सभ्यता, वो भी होगी। दूसरा सन की बात की गई है और बेसिकली हड़प्पन भी सन को वर्शिप किया करते थे सर, गेटिंग अपॉन, नॉट समझे नहीं समझे। हड़प्पन वर आल्सो वर्शिपर्स ऑफ सन, नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप कर रहे हैं, उनके यहाँ पे काफी सारे मोटिव दिख रहे हैं और वैदिक पीरियड में भी सूरज को पूजा जाता था सर, नेचुरल फोर्सेस के रूप में सर, गेटिंग अपॉन। तो आप जो घोड़े के लिए डिफरेंसेस बना रहे थे कि भाई फलानी जगह घोड़ा मिलता है यहाँ नहीं मिलता, इसके लिए अलग थे, तो ये थियरी भी पंचर हो गई है सर, समझे नहीं समझे, है ना। इनफैक्ट मैंने आपको बताया ऋग्वेद के अंदर अलग अलग प्रकार के गांवों की बात की गई है, अलग अलग प्रकार के आप समझने की कोशिश करोगे टाउन्स की बात की गई, फोर्ट्स की बात की गई है। उसमें बात लिखी गई है कि यहाँ पे हमने किन किन प्रकार के इनफैक्ट है ना टाउन्स का निर्माण किया गया था, कितने ब्रॉड थे, कितना वाइड था, कितनी एनर्जी थी उसके अंदर, है ना। वहाँ पे कितने पिलर्स बनाए गए थे, पत्थर से बने हुए थे सर, ठीक है ना। और कल उठ के कहीं आक्रमण होता था तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते थे। पुरंदर की बात की, ऋग्वेद के अंदर एक क्लास ऑफ पीपल का मेंशन किया गया, वणिक, पणीस, श्रमिक, धनिक, समझ में आ रहा है आपको। धनिक मतलब वेल्दी पीपल, श्रमिक का मतलब वर्कर्स, पणीस का मतलब बिजनेसमैन, वणिक मतलब बनिया कम्युनिटी, वो भी व्यापारी सर, मर्केंटाइल पीपल। सी फेलर्स यदु वंश मैंने आपको बताया, या तुर्वासु वंश, गेटिंग अपॉन। क्या हड़प्पीय सभ्यता में आपको व्यापारी के एविडेंसेस नहीं मिले? क्या हड़प्पीय सभ्यता में आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं मिला? क्या हड़प्पीय सभ्यता में सी फेलर्स के एविडेंसेस नहीं मिले? क्यों मेलुहा के लोग को इनफैक्ट हाईलाइट किया जाता था इन द मेसोपोटामियन लिटरेचर कि द मेलुहा पीपल आर एक्सपर्ट सी फेलर्स, दे कम टू अस विद बिग शिप्स एंड दे ब्रिंग अस मल्टीपल कमोडिटीज फ्रॉम द लैंड। हाँ सर, ये वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के अंदर ये 5 6 शब्द दिखते हैं सर, अलग अलग लोगों के लिए। इनफैक्ट जो जानवर हड़प्पीय सभ्यता में नॉलेज था वही जानवर तो ऋग्वेद के अंदर भी नॉलेज था। ऋग्वेद के समय पे भी कुत्ते के एविडेंसेस मिल रहे हैं, बफेलो के मिल रहे हैं, बुल के मिल रहे हैं, शिप के मिल रहे हैं सर, ठीक है। ऋग्वेदिक पीपल के समय पे भी थोड़ी बहुत हंटिंग के एविडेंसेस मिल रहे हैं सर, वी हैव फाइंड हंटिंग एविडेंसेस। हाथी के एविडेंसेस मिल रहे हैं सर, हाथी के एविडेंसेस तो हड़प्पीय सभ्यता में सील्स के ऊपर मिल रहे हैं सर, डियर के एविडेंसेस मिल रहे हैं, हिरन, हड़प्पीय सभ्यता में भी हिरन था, यहाँ पे भी हिरन है सर, गेटिंग अपॉन। आप कहते हो कि इनका रिलीजन अलग अलग है, आप समझोगे तो रिलीजन भी सेम है। क्या हड़प्पन नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप नहीं करते थे? कि हड़प्पीय सभ्यता में हमने एक सील देखा था जहाँ पे आपको 7 ऋषि नहीं दिखे थे सर, वी हैव डिस्कस्ड द रिलीजियस एस्पेक्ट्स। क्या इन्होंने झाड़ को नहीं वर्शिप किया था सर हड़प्पन ने? योगा के पोस्चर के अंदर हमको मूर्तियां मिलती है कि नहीं मिलती है सर? अरे वहां तक की मूर्तियां मिलती है जहां कुछ स्त्रियों के सर के अंदर सिंदूर भरा हुआ है, मांगों के अंदर। नौशारो है पाकिस्तान में सर, स्टिल है वर्मिलियन, उनकी हेयर स्टाइल से समझ में आ रहा है सर। हमको महिषासुर मर्दिनी दिखती है सर, ठीक है, महिषासुर का वध किया गया था दुर्गा के द्वारा, उसके एविडेंसेस मिल रहे हैं। फायर ऑल्टर्स मिल रहा है, तो क्या है सर? हड़प्पा में फायर ऑल्टर्स की बात की गई है, मिल रहे हैं एविडेंसेस। वैदिक युग में भी हमको हवन की बात करें, रिचुअल्स की बात करें। वैदिक युग में जो भगवान थे वो नेचुरल फोर्सेस का पर्सोनिफिकेशन के रूप में थे, भले इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं बनाया। हमने ये भी देखा था कि जब हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ तो धीरे धीरे उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट लॉस्ट हो जाती है, याद है आपको? दे फॉरगेट द ट्रेडिशंस ऑफ मेकिंग आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि व्हेन द ट्रांजिशन टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि द नेचुरल फोर्सेस वर पर्सोनिफाइड इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, बट दे वर नॉट ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ आर्ट्स। उनकी मूर्तियां नहीं बनी थी। पर प्राकृति पूजा पहले भी चलती थी, प्राकृतिक पूजा अभी भी चलती है। कमंडल की इमेजेस दिखती है, कमंडल समझ में आता है? आप देखो साधु संत लेके चलते हैं सर खाने के लिए सर, है ना। तो ये भी चीज दर्शाती है कि ये वहां से ट्रांजिशन हो गया है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। इनफैक्ट जिस प्रकार की ज्वेलरी की, जिस प्रकार के कपड़ों की बात की जा रही है सर, है ना,
वो सब भी ऋग्वेद के अंदर बात मिलेगी। ऋग्वेद के अंदर भी कॉटन की क्लॉथ, वुलन क्लॉथ की बात की जा रही है, लायन क्लॉथ की बात की जा रही है, चमड़ा सर, ठीक है। ऋग्वेद के लोग भी हिरण्य की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम भी 50 तोला पहनते थे सर, ठीक है। वो वहां तक की बात करते हैं कि हम स्लिंग स्टोन्स बनाते थे। हड़प्पा वाले लोग तो आपको पता ही है, वो तो एक्सपर्ट थे ज्वेलरी मेकिंग के अंदर सर, समझे नहीं समझे। ऋग्वेद के अंदर क्राफ्ट्समैन की बात की गई, अलग अलग ऑक्यूपेशंस की बात की गई। एंड इन सब के कंडीशंस के ऊपर हमको पता चलता है कि इन दोनों के बीच में काफी सारी सिमिलरिटीज मिलती है। गेटिंग अ पॉइंट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, जब इतनी सारी सिमिलरिटीज को देखते हैं और जब इतने सारे हम लोग इनफैक्ट है ना कल्चरल लिंकेजेस को एस्टैब्लिश कर पाते हैं, तो वी फाइंड कि हमको कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं दिख रहे हैं जिसको मूलतः से सीधा कह सकते हैं कि भाई देखिए इनके कारण ये हुआ है सर, है ना, अल्टीमेटली। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो आप जिसे हड़प्पीय सभ्यता के रूप में पहचानते हो सर, है ना, यू कॉल इट इन द फॉर्म ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, और आप जिसे इनफैक्ट आर्यंस के रूप में कह रहे हो कि जो फॉरेनर्स के रूप में है, सच्चाई तो ये है कि ये सब के सब एक ही थे सर, ठीक है ना। और इनका ट्रांजिशन हुआ होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब यहाँ से इनफैक्ट हड़प्पन चले होंगे और इवेंचुअली इनफैक्ट गंगाधर ही शक्तिमान के रूप में कन्वर्ट हो गए होंगे सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो विल फाइंड कि गंगाधर ही शक्तिमान थे, ये यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है। और यहाँ से ही आपकी जो पहला प्रश्न है दी आर्यन इन्वेजन की थियरी है, उसको भी हम लोग आज की तारीख के अंदर कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि भाई क्या क्या थियरी है। तो आपको यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आए हैं, इनके ओरिजिन के ऊपर 2-3 दफा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके सिमिलरिटीज के ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपको कल के क्लास के अंदर बता रहा था कि एक प्रश्न ये पूछा था 2017 के अंदर कि क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस व्यूज रिगार्डिंग द वैदिक हड़प्पन रिलेशनशिप, है ना, वैदिक हड़प्पन रिलेशनशिप ट्रांजिशन कैसे हुआ, है ना, वैदिक हड़प्पीय सभ्यताओं को विभिन्न मतों के ऊपर समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए सर, है ना। वेरियस व्यूज है सर, तो वही व्यूज आपको यहाँ पे कल्चरल लिंकेजेस के एस्टैब्लिश करनी है, क्या क्या लिमिटेशन है वो भी लिखनी है सर, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, वो था ये वाला सर, है ना, कि एनालाइज द डिफरेंसेस एंड द सिमिलरिटीज बिटवीन द हड़प्पा मतलब इंडस वैली एंड द वैदिक कल्चर्स, है ना। तो ये भी इनफैक्ट ना, तो 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिख जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से एक चीज यहाँ बोली गई है, एक और प्रश्न इसके साथ भी लिंकअप होगा कि डिस्कस ब्रीफली द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस आइडियाज एंड रिचुअल्स इन द वैदिक एज। अभी हम लोग इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इंद्रवरुण के बारे में क्या है सर। डू दे हैव एनी पैरेललिज्म विद द रीजन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन के रीजन को हमने पढ़ लिया है, और उसको वैदिक एज के ऊपर हम लोग कल पढ़ेंगे, वैदिक रीजन को, तो आपको पूरा लिंकेजेस उसके ऊपर और एस्टैब्लिश हो जाएगा सर, ठीक है। फिर एक क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है, आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल, अब देखो 87 के अंदर क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, रिलेटिव क्रोनोलॉजी ऑफ इंडस एंड अर्ली वैदिक कल्चर, है ना। तो वो उस टाइम पे यही क्रोनोलॉजी चल रही है सर, ठीक है। बट अभी लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से क्रोनोलॉजी बदल भी जाएगी सर, समझे नहीं समझे, है ना, गेटिंग अप। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जल्दी पास हो जाइए सर, समझे नहीं समझे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको यहाँ पे काफी नई नई डिस्कशन हो रही है, और ये नई डिस्कशंस में अभी राखीगढ़ी के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स है वहाँ पे जो बोला जा रहा था कि भाई इनफैक्ट ना फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा, ये वो सब चीजें, अब वो सब थियरी पंचर हो गई है। और पंचर क्या हुआ है कि देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए जो मैचिंग हमको मिल रहा है सर, ठीक है ना। तो आप कह रहे थे कि आर्यन आके स्थायी हुए होंगे इस विस्तार में, तो वहाँ पे कोई भी इनफैक्ट है ना एविडेंसेस नहीं मिल रहा है सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग अ पॉइंट। तो अल्टीमेटली ये जो रिसर्च पेपर है राखीगढ़ी के अंदर पब्लिश हुआ है, इसमें बोला गया दिस पेपर इंडिकेट्स दैट देयर वाज नो आर्यन इन्वेजन और नो आर्यन माइग्रेशन, दैट ऑल डेवलपमेंट्स राइट फ्रॉम द हंटिंग गैदरिंग टू द मॉडर्न टाइम्स इन साउथ एशिया वर डन बाय इंडिजिनस पीपल, समझे नहीं समझे, है ना। तो दिस इज हाउ वी कम टू नो दैट, ये तो रिसर्च है, मतलब इसके ऊपर ज्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपको पूछता है कि इन द लाइट ऑफ द रिसेंट डिस्कवरीज, है ना, critically analyze the origin of the Aryan or the Aryan invasion theory, तो आप इनिशियली उसको लिखोगे कि certain scholars and authors based on the linguistic and the racial composition highlighted Aryans as the source in Central Asia or Europe or Iran or Arctic as well, but based on the research evidences and the linguistic studies, so and so points are responsible behind the indigenous point of view, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो ये पूरी कहानी है आपको इसके अंदर से, बहुत सारी चीजें हमको मिल रही है। एंड हम लोग लिख सकते हैं कि अब तो उल्टा भी हो सकता है कि भारत के लोग बाहर भी गए होंगे, क्योंकि ऋग्वेद में इसकी भी मेंशन की गई, हड़प्पन्स भी बाहर जाते थे, है ना, समझे नहीं समझे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं, बट ये थी कहानी आर्यन इन्वेजन की थियरी की सर, ठीक है। सबसे जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इससे ही पूरा आर्यंस का अप्रोच बनता है और इसी से ही इनका अंडरस्टैंडिंग बनेगा सर, ठीक है। तो 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही फोकस टॉपिक है। और अभी जब यूजीसी ने अभी सिलेबस जो चेंज किया उसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ है, आपने देखा होगा, उसमें इसको स्पेसिफिकली डाला है आर्यन इन्वेजन मिथ, द मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन। यूजीसी का सिलेबस देखिएगा हिस्ट्री के अंदर, बीएमए के अंदर बताया है, तो उसमें एक लाइन लिखी है द मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन, मतलब यही आपको सिलेबस के अंदर डालना है कि ये मिथ ही था। पहले इनफैक्ट सिलेबस के अंदर था द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस और द आर्यन इन्वेजन थियरी, अब यूजीसी स्पेसिफिकली सिलेबस के अंदर डाली मिथ, ये मिथ्या है सर, है ना। तो आपको मिथ्या के पर्सपेक्टिव से लिखना है, अब वो फॉरेन वाला पॉइंट चला गया है, पर समझने के लिए वो जरूरी है, तो उसी से ही आपका लिंकेजेस एस्टैब्लिश होता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ये तो पहली कहानी थी आपकी, उसके अंदर से 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो जो मैंने आपको बता दिया कि ओरिजिन, who were the Aryans, similarities and differences, है ना, समझे नहीं समझे, है ना। तो on prima facie evidences Indra is not convicted, okay चलिए सर, ठीक है, इंद्र स्टैंड्स करने कुछ भी सर, है ना। देखो यार, दिस पीपल डिड नॉट न्यू द इंडियन कल्चर, यार इनको इंद्र भगवान के बारे में कितना लोगों को पता है, मैं स्कूल में पढ़ा था इंद्र को सर, हां, had he learned the point of understanding the indigenous knowledge of India सर। क्या व्हीलर तो आर्कियोलॉजिस्ट था सर, मार्शल भी इन्हीं में से एक था, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट था। अब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्रिकल जो कल्चरल स्टडीज होता है उसमें फर्क पड़ता है ना सर। आपने कहीं लिटरेचर में एक बार नाम दिख दिया, लिख दो, है ना, सरकारी काम किया इन्होंने सर, सरकार में यही होता है सर, बोले कौन दिख रहा है, बोला वो दिख रहा है, नाम चढ़ा दो उसका सर, ठीक। आप देखो कभी पुलिस केसेस के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट उनको डांटती है, फिर पुलिस वालों को बोले किसका नाम चढ़ा दिया आपने, तो वो बंदा कह रहा है कोर्ट में आके सर मैं तो वहां खड़ा था, मैं देख रहा था, बड़ा पाव खा रहा था, पुलिस वाला के नाम पूछता है, दूसरे दिन मेरे को उठा के गाड़ी में डब्बे में डाल के ले गए सर, ठीक है ना। यू माइट हैव सीन ना, बहुत सारे केसेस बन जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, है ना। तो वैसी कंडीशन यहाँ पे थी, तो ये इनको कोई मिला नहीं तो इंद्र का नाम लिख दो, लिख दो सर, समझे। चलिए तो वो आर्यंस एज बारबेरियंस बताते हैं सर, ठीक है ना। हाँ मतलब वो खुद का भी व्यू कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना, क्योंकि बारबेरियन आके इतना कल्चर कैसे डेवलप कर दिया, या मैं तो कहता हूँ कि आए होंगे और उन्होंने सरस्वती का पानी पिया होगा और सरस्वती माता ने आशीर्वाद दिया होगा, तथास्तु, तो उनकी संस्कृति ऑटोमेटिकली चेंज हो गई होगी सर, है ना, समझे, ऐसा हुआ होगा ना।
इतने धन्य हो गए हैं, मैं पानी पानी हो गया सर, आर्यंस भी गाते होंगे मैं पानी पानी हो गया। चलिए सर ठीक है, तो पहली थियरी आपको समझ में आ गई कि क्या कंडीशन थी आर्यंस की और यहाँ पे क्या हुआ सर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बाकी तो ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ेंगे, फटाफट 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 इनका कवर करेंगे सर ठीक है। यही सबसे ज्यादा टाइम लगाता है, इवन जीएस में भी पढ़ते हैं तो आधा घंटा 40 मिनट कभी मैं पढ़ा देता हूँ उसको, क्योंकि जीएस में भी कुछ कुछ टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। चलिए सर ठीक है ना, तो ऑप्शनल था तो इसके लिए हमने थोड़ा और डेप्थ में किया, इसको और डेप्थ में कर सकते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे ना वीडी महाजन साहब को मैं कल पढ़ रहा था, अरे भाई साहब, सो यस्टरडे आई वाज स्टडीइंग वीडी महाजन, तो मैंने पहले भी पढ़ा था इनकी, पर इनकी मैंने फिर नई वॉल्यूम मंगवाई, मैंने कहा कुछ अपडेट हुआ होगा तो फिर ठीक है। तो उसमें इन्होंने एक बहुत ही अलग सा हाइपोथेसिस दिया, एक ऑथर को कोट करके, फॉरेन ऑथर है, जस्ट अ सेकंड उनके बारे में बताता हूं। वो कहते हैं कि ये आर्यन इन्वेजन 2 बार होता है। सो तो आपके सिलेबस के अंदर एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस है ना, आप देखोगे ना, तो दे हैव पुट समथिंग कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस, ठीक है। तो वो कहते हैं डॉक्टर होर्नल करके एक कुछ स्कॉलर है सर, है ना, डॉक्टर होर्नल जो थे वो कहते हैं कि देयर वाज डबल इन्वेजन ऑफ द आर्यंस, आर्यंस 2 दफा है ना। द फर्स्ट ऑफ द आर्यंस केम टू पंजाब एंड सेटल्ड देयर, दे केम अलोंग विद देयर फैमिलीज, देन केम द सेकंड इन्वेजन। द सेकंड इन्वेजन केम वाया द रीजन ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान एंड नॉट वाया पंजाब, समझे नहीं समझे। तो पहले जो आर्यन आए थे वो पंजाब में स्थायी हुए, सप्त सिंधु में, दूसरे जो आते हैं वो गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थायी होते हैं सर, ठीक है। द रिजल्ट दैट द पंजाब वाज इनहेबिटेड बाय द फर्स्ट ग्रुप केम टू बी कंसीडर्ड एज अनहोली लैंड, मतलब जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे उनको अपवित्र कहा गया। And the second group of Aryans actually decided to settle in the holy land called as the Brahmavarth. Brahmavarth मतलब ये आपका गंगा यमुना वाला रीजन सर, सब देखने को गेटिंग ऑफ ना। एंड दिस इज हाउ वी सी दैट इनकी यहाँ से डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है और सरस्वती वाले रीजन में लोग स्थायी हुए सर, सब देखने समझे। फिर इसको और भी लोगों ने इन्होंने मदद की है, तो एक टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस। अब खैर अब इसके ऊपर मैं जाऊंगा तो और आधा एक घंटा निकल जाएगा हमका सर, ठीक है। पर इंटरेस्टिंग मुझे एक पॉइंट दिखा कि भाई ये 2 व्यू से इन्वेजन हुआ था इनका, पहले आए पंजाब में स्थायी हुए, फिर दूसरी बार आए तो ये सरस्वती और सरस्वती से चलते चलते इस साइड चले गए, क्या कहते हैं अपने गंगा यमुना वाले रीजन में सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। तो वही कहानी आपको मिलेगी इसके अंदर से, बट होपफुली आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया है कि आर्यंस की क्या स्टोरी है सर, है ना। आर्यन थियरीज के ऊपर स्पेशल क्लास लेके क्या करूंगा सर। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं जो खिलाड़ी हूँ मैं थोड़ा टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूँ ना, मैंने बताया ना आपको, और हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि बिकॉज हम टेस्ट मैच खेलते हैं तो वहाँ 1 घंटे के अंदर इनफेक्ट है ना, समझाते समझाते मेरा तो टाइम खत्म हो जाता है, समझिए। तो वहाँ क्या एमसीक्यू सॉल्यूशन और वो सब करेंगे तो ज्यादा ठीक रहता है सर, गेटिंग पॉइंट है ना। क्योंकि मेरा आप देखोगे तो मेरी ये जितनी भी सेशंस होते हैं ना अपने स्पेशल क्लासेस के, उसमें मैं एक आध सेशन नहीं लेता, मेरी सीरीज ही चलती है ना, क्योंकि मुझे पता है कि भाई सीरीज के सिवाय मैं नहीं कर पाऊंगा सर, ठीक है। तो मेरी लिमिटेशन है, मुझे अपनी वो गेम बदलनी पड़ेगी। पर क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आदमी सुधरता नहीं है सर, ठीक है। और फिर वही सुधरने के चक्कर के नाटक के अंदर इनफेक्ट है ना ये सब चीजें चलती रहेगी। बट चलते हैं हम लोग इसके ऊपर, कभी समय मिला तो लेंगे। मैं आपको सिलेबस दिखा रहा था, अरे भाई साहब सिलेबस कहाँ चला गया हमारा, है ना, वेयर हैज द सिलेबस गॉन, ओके। हाँ नहीं सिलेबस चला गया कहीं पे सर, ठीक है। कल तक तो इधर ही था सर, है ना। ओके जस्ट अ सेकंड, मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ सो दैट इट बिकम्स ये रहा सर, ठीक है, ये रहा सिलेबस है ना। अब देखिए सिलेबस के अंदर यहाँ पे एक बात की गई, एक्सपेंशन ऑफ आर्यन से नहीं किया, दिख रहा है आपको सर, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग देखेंगे अभी, एंड नाउ विल बी सीइंग द ज्योग्राफिकल डायमेंशंस ऑफ हाउ द आर्यन एक्सपेंशन टुक प्लेस, ठीक है ना। wherever you upload a document where it can be, but it can be seen in the update section है ना। आज मैं थोड़ा अपलोड कर दूंगा उसको, ये जितनी भी पॉइंट्स है ना उसको आई बी अपडेटिंग सर, ठीक है ना। तो मैम की बुक में दिया गया है, अर्लियर देयर वाज नो एविडेंसेस इन द लेट हड़प्पन, मेगालिथिक, पर शी अगेन मेंशन किया कि बिगिनिंग ऑफ आयरन और वाज नॉट बिगिनिंग ऑफ आयरन एज, वाई सर, है ना। अब देखिए स्मेल्टिंग ऑफ आयरन को आयरन एज के साथ सीधा क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन स्मेल्टिंग है वो नहीं हो पा रहा था सर, ठीक है। जैसे हम लोग ब्रॉन्ज एज कहते हैं तो वी गेट गुड एविडेंसेस, समझे नहीं समझे। आयरन एज ऐसे तो मेगालिथिक पीरियड से शुरू हो जाना चाहिए, इसको अर्ली आयरन एज लिखा गया है सर, समझे नहीं समझे ना, अर्ली आयरन एज लिखा गया है सर, ठीक है। प्रॉपर आयरन एज हम लोग कहते हैं कि 1000 के बाद हो रहा है सर, ठीक है। अर्ली आयरन एज को मेगालिथिक के साथ जोड़ा गया है, मतलब 1300 बीसी के आसपास, क्योंकि इनिशियल आयरन की शुरुआत हो रही थी, आयरन इंडस्ट्रीज का हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट हो रहा था, क्राफ्टमैन का डेवलपमेंट हो रहा था। पर जिस तरह से आपको आयरन टूल्स मिलते हैं और फिर उसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है और फिर हथियार बनते हैं, खचाखची होगी और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा लार्ज स्केल, वो सब नहीं हो पा रहा था। इसके लिए वो उसको काउंटर करती है। इवन हड़प्पा के अंदर भी जो लेट हड़प्पन में एविडेंसेस मिले हैं उसमें भी इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि लिमिटेड, वो भी फॉरेन ओरिजिन है, आयरन भी फॉरेन ओरिजिन है अगर आप देखोगे ना। तो जो एक्सपेंशन या आयरन के एविडेंसेस मिले हैं गुजरात की कुछ कुछ साइट्स के अंदर आपको मिलेंगे, वो भी मूल तरह से कहीं बाहर से आए हुए हैं सर, ठीक है ना। तो जो स्मेल्टिंग हो रही, क्योंकि आयरन ओर्स यहाँ पे नेचुरली अवेलेबल थी नहीं गुजरात वाले रीजन में, तो कहीं बाहर से ही लेके आए थे सर, सब देखने चलते हैं ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मिला तो है, ऐसा नहीं हम लोग कहेंगे कि नहीं मिला है, पर वेरी फ्यू एविडेंसेस एंड दे डू नॉट सपोर्ट द ओवरऑल पिक्चर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये आपको होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या कंडीशंस यहाँ पे आपको दिख रही है, और आर्यंस का एक्सपेंशन का जो पॉइंट है उसके ऊपर हमने चर्चा की है सर, ठीक है। अब हड़प्पन साइड नॉलेज ऑफ आयरन लेट हड़प्पन फेज में आया था, ये भी जो आया था वो लेट हड़प्पन पीरियड में आया था, मतलब जब डिक्लाइन में चल रहा था, गुजरात में अलग अलग छोटे छोटे आइसोलेटेड कल्चर्स डेवलप होने की शुरुआत हुई थी, तब की बात की जा रही है सर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ये लोग चीजें लेके आए होंगे कहीं और से, या कोई व्यापारी लेके आया होगा, साउथ के रीजन से ये लोग लेके आएंगे या सेंट्रल इंडिया से लेके आए होंगे सर, कहीं बाहर से लेके आए होंगे सर, कहीं पॉइंट है ना। सो दिस इज हाउ वी सी दैट मेगालिथिक बट हड़प्पन के साथ सेट नहीं हो रहा ना। मेगालिथिक तो 1300 बीसी के आसपास के एविडेंसेस है, हड़प्पन तो आप एक्चुअली में देखोगे इनकी टाइमलाइन के हिसाब से तो भी 1900 बीसी में डिक्लाइन जा रहा है, और अगर आप आज के हिसाब से देखोगे लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से वो तो 6000 बीसी जा रहा है सर, समझे नहीं समझे, तो और पीछे चला जाएगा। तो मेगालिथिक के साथ नहीं होगा, पर होगी लोकल जो विलेज कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही थी आउटसाइड द इंडस सिविलाइजेशन सर, या मेगालिथिक को अर्ली आयरन एज लिखेंगे, मेरी स्लाइड्स में भी आप देखिएगा मैंने अर्ली आयरन एज लिखा है, आई हैव रिटन अर्ली आयरन एज ओनली सर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अब इंडस का हड़प्पन वापस आ जाते हैं हम लोग, वैदिक पीरियड के अंदर आ जाते हैं हम लोग, उसके ऊपर चर्चा करें कि इनका फर्दर एक्सपेंशन क्या हुआ सर, ठीक है। अब व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी फाइंड कि बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेचर में क्या पढ़ा, श्रुति लिटरेचर पढ़ा गया, वेद ब्राह्मण या अरण्यक उपनिषद पढ़ा गया, उसके बाद वेदांग शब्द दर्शन उपवेद पढ़े गए, उपवेद के अंदर आपके अलग अलग प्रकार का लिटरेचर, उसमें मूल तरह से इसी के बेसिस के ऊपर से इनफैक्ट है ना जब पढ़ा गया तो कुछ कुछ पीरियड को अर्ली पीरियड डिस्क्राइब किया गया, कुछ कुछ को लेटर डिस्क्राइब किया गया सर, ठीक है। अब हम लोग है ना इसके सेकंड पार्ट में चले जाएंगे, जो हमने जीएस में भी पढ़ा था उसी को ही एक पर्सपेक्टिव से देखने की आवश्यकता है और समझने की कोशिश करेंगे कि
इंडियन हिस्टोरिकल जर्नल, देयर वाज आर्टिकल ऑन द शेल इंडस्ट्री इन द कोस्टल टाउन्स, या लिख सकते हैं। देखिए एक इंडियन आईएससी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं मॉडर्न रिसर्च मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। वहां से कभी-कभी आजकल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में पूछ देता है, वो चाहता है कि आप थोड़ा अपडेटेड रहिए, पुरानी किताबों से बाहर आ जाइए, ठीक है। तो उसको कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसको कोट के रूप में लिखना है, आप लिख सकते हो एज पर द लेटेस्ट रिसर्चेस एंड सो पीरियड के हिसाब से भी चेंजेस दिख रहे हैं हमको। चलिए, तो वी सी दैट अर्ली एंड लेटर पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा वैदिक एज है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, अर्ली एंड लेटर वैदिक, है ना। अब देखेंगे कि ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, जिसे हम लोग वैदिक पीरियड है, इसके बारे में आर्यंस हमको क्या-क्या बताते हैं और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में क्या पता चला है। अब नाउ विल बी गोइंग इनटू द डेप्थ साइड एंड विल बी सीइंग द ज्योग्राफिकल एरिया, द पॉलिटिकल कंडीशन, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन। अब इनके ऊपर से आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आएंगे और इन्हीं के ऊपर से आपको कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अर्ली वैदिक एज को अलग से पढ़ देंगे सर, क्योंकि इसके फीचर्स आपको अलग से पूछता है। फिर लेटर वैदिक एज को अलग से हम लोग पढ़ेंगे सर, ठीक है ना, क्योंकि इसके भी फीचर्स अलग से पूछता है। कभी-कभी आपको दोनों को साथ में पूछ देता है। साथ में पूछने का मतलब ये है कि वो पूछेगा कि भाई ट्रांजिशन बताइए कि कैसे अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में लोग चले गए सर, है ना। जैसे आप देखोगे ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी, मतलब क्या बदलाव भी हुआ, क्या कंटिन्यूटी रही बिटवीन द अर्ली वैदिक एंड द लेटर वैदिक कल्चर्स, है ना। मतलब पॉलिटिकल कंडीशंस में क्या चेंज आया, क्या-क्या चीजें सेम रहती है, सोशल कंडीशन में क्या चेंज आया, क्या सेम रहेगी, इकोनॉमी में, रिलीजन में, ये चार ही चीज थी सर, और ज्योग्राफी सर है ना, पांच चीज के अंदर कि क्या-क्या परिवर्तन आया और क्या-क्या सेम रहता है, उसको आप उसको हाईलाइट करिए ना, ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कभी-कभी लिंकेजेस के साथ पूछ देगा कि क्या-क्या डेवलपमेंट इसके अंदर हो रहा है सर, गिविंग ओपन, है ना। बाकी रिचुअल्स के बारे में आपको पूछा, अब आपको पूछा गया है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ वैदिक टेक्स्ट एंड डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स, है ना। ये 1979 का है, मतलब बहुत पुराना है, बट इसमें आपको पूछा गया है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बताइए सर, ठीक है। तो वैदिक टेक्स्ट के अंतर्गत अर्ली वैदिक पीरियड में ज्योग्राफी क्या हुआ करती थी वो बोली गई है सर, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक लेटर वैदिक पीरियड की बात की गई है सर, ठीक है। वैदिक रिलीजन के ऊपर बोला गया है, कांसेप्ट ऑफ वैदिक डीटीज के बारे में बताया कि भगवान कौन से हुआ करते थे सर, ठीक है। रिचुअल्स का क्या महत्व था, ये सब आएंगे हम लोग आगे क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। अभी हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर चले जाते हैं। पहले कि अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर हमको ऋग्वेद क्या जानकारी देता है और ऋग्वेद के तहत बेसिकली इनकी किन-किन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है सर, ठीक है ना। सो वी फाइंड कि इनकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी कहां से कहां होती है सर, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ लिटरेचर व्हेन वी स्टडी द अर्ली वैदिक पीरियड वी कम टू नो दैट द आर्यंस वर कन्फाइंड टू द सप्त सिंधु रिवर्स एंड हमको पता चलता है कि आज से अफगानिस्तान से लेके जो खास करके सिंधु के आजू-बाजू वाले ट्रिब्यूटरीज है उसका मेंशन किया गया है। ऋग्वेद गिव्स अ मेंशन ऑफ 21 रिवर्स, ओके। एक हाइम है, एक श्लोक है जिसका नाम है नदी सुक्तक, और नदी सुक्तक के अंतर्गत हमको पता चलता है कि ऋग्वेद में करीबन 20 से ज्यादा नदियों का मेंशन किया गया है। दिस थिंग शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर वाटर्स एंड द सेटलमेंट, समझे नहीं समझे, है ना। तो आपको बहुत सारी नदियों का नाम याद रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स के अंदर मैं द फॉलोइंग के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी नदियों के बारे में आर्यंस को पता था, या मेंस के अंदर एग्जांपल के रूप में आप इनमें से कुछ नदियों को लिख सकते हो। उसमें सप्त सिंधु को जरूर से याद रखिएगा सर, प्लीज रिमेंबर द सप्त सिंधु सर, है ना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से ही आपके बेसिस बनते रहेंगे सर, ठीक है ना। तो सिंधु है, वितस्ता है, अष्टिनी है, परुष्णी है, विप्सा है, सुदुत्री है सर, ठीक है ना। सरस्वती खुद भी है सर, तो उसको मिला के आपकी 7 रिवर्स होती है। दृष्टादि होती है जिसे हम लोग गग्गर के रूप में पहचानते थे बेसिकली, और वो उसकी एक ट्रिब्यूटरी थी एक टाइम के ऊपर। खैर, तो ये चीज दर्शाती है कि अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर दे वर हैविंग द नॉलेज ऑफ द रिवर्स और इनकी रिवर बेस्ड इकोनॉमी और कल्चर भी डेवलप होता है। इनफैक्ट इन द ऋग्वेद वी कम टू नो अबाउट द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द ओशंस एज वेल, तो हमको समुद्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। एंड वी कम टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी कमिंग फ्रॉम द ओशन एरियाज, है ना, मतलब समुद्र एरिया। उसमें यदुवंश की बात कर रहा था मैं, आपको यदुस की बात की गई और तुर्वास वंश की बात की गई है सर, ठीक है। इनफैक्ट इन ऋग्वेद ओनली वी फाइंड दैट द रिवर्स वर कनेक्टेड विद ईच अदर, और वहां तक बात की गई है कि सरस्वती इज फॉलिंग इनटू एन ओशन, तो दिस थिंग शोज कि दे हैड द नॉलेज ऑफ द सी एज वेल सर, समझे नहीं समझे। द ओशन इज आल्सो मेंशन्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि ये लोग व्यापार करते थे, और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया वहां नावों की बात की गई, शिप की बात की गई है सर, ठीक है। द ऋग्वेदिक ज्योग्राफी आल्सो टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द माउंटेन्स एंड दे कम टू नो दैट देयर इज अ माउंटेन रेंज व्हिच इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रीजन, है ना, जिसे हिमवंत के रूप में बोला गया है, और कहते हैं कि ये वही हिमवंत था जिसे हिमालय के रूप में हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है। दे आल्सो टॉक अबाउट अ माउंटेन गॉडेस मुजवंत, है ना, और ऋग्वेद के अंदर बोला गया कि मुजवंत इज अ प्लेस जहां से हमको सोम मिलता था। सोम का मतलब है सोमरस, ठीक है ना। तो इनको भगवान के रूप में भी कंसीडर किया गया है, इनको एक प्लांट के रूप में भी कंसीडर किया गया है। एंड वैदिक लिटरेचर के अंदर हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि भाई ये सोमरस पी के इनको काफी शक्ति भी आ जाती थी सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। सो वी सी मल्टीपल एविडेंसेस ओवर हियर। अब देखिए कहानी क्या है। ज्योग्राफी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम हिस्ट्री एंड व्हेन वी स्टडी द लिटरेचर ऑफ ऋग्वेद वी कम टू नो अबाउट द डिफरेंट पॉलिटिकल I would say communities that were existing, है ना। तो based on the literary studies, based on the Vedic literature, early Vedic literature only, we come to know about a battle called as the 10 राजन्य। अब 10 राजन्य क्या है सर, है ना। तो 10 राजाओं की लड़ाई आपको यहाँ से दिखेगी। अब स्टोरी ये है कि ऋग्वेद जो है वो मूलतः से 10 मंडलों का समूह है सर, ठीक है। 10 मंडलों का समूह का मतलब है कि वो बेसिकली अलग-अलग ऑथर्स के द्वारा कंपाइल किया गया। वो ऑथर्स कौन थे, ऋषि हुआ करते थे। उसमें सबसे मुख्य ऋषि थे आपके वशिष्ठ, और दूसरे हुआ करते थे विश्वामित्र सर, ठीक है। भरत आपके भरद्वाज भी थे, फिर आप देखोगे तो काणव भी मिल जाएंगे, ऐत्रेय भी दिख जाएंगे सर, ठीक है। सो फॉर मल्टीपल ऋषिज व्हिच आर मेंशन्ड, ओके। अब कहानी ये चलती है कि ऋग्वेदिक पॉलिटी के अंदर हमको इनकी ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज पता चला। कैसे पता चला सर, ठीक है। तो यहाँ राजाओं का समूह था, उसमें करीबन 30 राजाओं की बात की गई है, कबीलों की बात की गई है, ट्राइब्स लिखा गया अंग्रेजी में, बट वी कैन सी सम काइंड ऑफ क्लैन और कम्युनिटीज हु वर एक्जिस्टिंग एट दैट टाइम सर, ठीक है। अब इसके अंदर से बोला जाता है कि एक पुरु वंश था और दूसरा था एक भरत वंश। लेटर वैदिक पीरियड में दोनों के दोनों इकट्ठे होकर कुरु वंश बन जाएंगे सर। वेद व्यास इसको काफी अच्छी तरह से हाईलाइट करेंगे क्योंकि इन्हीं के पोते थे ना, वेद व्यास के पोते थे सर, है ना, कौरव और पांडव। आपने थोड़ा बहुत क्योंकि महाभारत की तरफ जाएगा ही सर, तो आप कभी आसिम मजुमदार को पढ़ोगे ना तो वो ना पूरी महाभारत की मतलब जितनी भी डायनेस्टी से पहले उसको उन्होंने लिखा है सर, क्योंकि मजुमदार साहब तो एकेडमिक पॉइंट से उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। बट हम लोग को खाली एक एग्जांपल के रूप में हमको लिखना है कि क्या कंडीशन है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हुआ करती थी, और वी कम टू नो कि ज्योग्राफी बिकेम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वैदिक पीरियड एज वेल। अब उसमें रिवर वाटर शेयरिंग का इशू चल रहा है सर यहाँ पे सर, ठीक है। तो कहानी ये चलती है कि परुष्णी मतलब जिसे रवि रिवर के रूप में पहचाना गया है आज की तारीख में, पहले उसको परुष्णी कहा गया था। तो परुष्णी जो नदी है बेसिकली उसको लेके इशू क्रिएट हो रहा था बिटवीन टू डायनेस्टीज, वन वाज द पुरु डायनेस्टी एंड वाज द भरत डायनेस्टी। दे वर एक्चुअली स्टेइंग नियर टू ईच अदर, है ना। तो बेसिकली नदी के आजू-बाजू वाले रीजन में इनका शासन चल रहा था एंड वी कम टू नो कि इसके लिए इनके इश्यूज चल रहे थे सर, गेटिंग है ना। तो ये परुष्णी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको पुरु वंश दिख रहा होगा सर, गेटिंग है ना। सो दिस इज हाउ, एंड यहाँ पे आपको भरत डायनेस्टी दिख रही है सर, है ना। तो वी फाइंड राजा भरत वही विश्वामित्र क्या कहते हैं सर, वेद व्यास के ही उनके साथ लिंकेजेस के अंदर से मिलेंगे सर, ठीक है ना। सो वी सी दैट ये जो भरत राजा थे या भरत वंश के रूप में भी फिर उसके बाद एस्टैब्लिश हो, उनका पूर्व वंश के साथ इशू चल रहा था रिगार्डिंग दी वाटर शेयरिंग, है ना। अब ये जो भरत वंश जो था बेसिकली वहां से सुदास करके एक राजा दिखेंगे सर, ठीक है। और उनकी कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम के अंदर उभर के आ गई रिगार्डिंग द वाटर। अब देखिए ये वाटर शेयरिंग का तो इशू था ही सर, है ना। इसके साथ साथ दूसरा इशू था आपके ऋषियों को लेकर सर, ठीक है। अब देखिए कहानी ये बोली गई है 10 राजन्य में कि हर एक राज्य के राजपुरोहित रहते थे, और इनफैक्ट वैदिक लिटरेचर में हमको पता चलेगा कि राजपुरोहित का सबका अपना सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा सर, है ना। राजपुरोहित इन द वैदिक लिटरेचर हम लोग कल की क्लास के अंदर देखेंगे, ऑलवेज यूज्ड टू अकम्पनी द किंग इन एनी काइंड ऑफ वॉर, ऑलवेज यूज्ड टू लाइक नो प्रोवाइड द रिलीजियस एंड द एकेडमिक गाइडेंस व्हाटएवर द किंग इज नीडेड, है ना। तो इसमें ये स्टोरी बोली गई है कि विश्वामित्र जो थे वो एक्चुअली भरत वंश के मुख्य राजपुरोहित थे, और फिर उनको हटा के वशिष्ठ को वहां पे अपॉइंट किया जाता है राजपुरोहित, है ना। तो विश्वामित्र इससे नाराज हो गए और पूर्व वंश और भरत वंश की
पहले से भी इनफेक्ट इश्यूज चले थे रिगार्डिंग वोटर शेयरिंग। तो फिर उसके बाद ये जो पुरु वंश के जो शासक थे उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम लोग भरत वंश को डिफीट करेंगे, राजा सुदास को डिफीट करेंगे सर, ठीक है। तो भरत वंश के जो राजा थे उनको डिफीट करने के लिए पुरु लोगों ने सब इकट्ठा किया, इन्होंने पूरी एक प्लान बनाई सर, है ना। तो उन्होंने अपने आजू बाजू के किंगडम्स को इकट्ठा किया, तो यदु, तुर्वशु, अनु एंड ध्रुव, आप देखोगे तो इसी के आजू बाजू में आपको ये सब दिख जाएंगे सर, गेटिंग पॉइंट है ना। तो इन सबको इकट्ठा किया और इनको 5 अलग अलग राज्यों को इकट्ठा किया सर, है ना। तो पंच राजन को इकट्ठा किया गया। अब राजन जो था वो राजा के लिए शब्द है सर, और वहां से आपको जो ट्राइब मिलेगी उसके लिए शब्द मिलेगा जन। जन वाज अ वर्ड व्हिच वाज यूज्ड फॉर द स्टेट एट दैट टाइम, है ना। तो जन से जनपद आया, फिर लेटर पीरियड में महाजनपद बन गया सर, ठीक है ना। तो ये पांचों के पांचों वंश को ये लोग इकट्ठे करते हैं सर, और फिर वहां से पंचजन बन गया सर, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे आपको बात बोली गई 10 राजा ने की, द बैटल ऑफ 10 किंग्स है, तो बाकी के 5 और कहां गए सर, ठीक है। तो फिर ऋग्वेद के अंदर ही बोला गया है कि देयर वर सर्टेन नॉन आर्यन ट्राइब्स। नॉन आर्यन ट्राइब्स का मतलब है कि जो आर्य वंश नहीं थे, हमारे जैसे नहीं थे, ये यहाँ पे रूल कर रहे थे। पूर्व वंश के राजा ने उनकी भी मदद ली, कहा कि भाई आप भी आ जाइए, हम है ना राजा सुदास को डिफीट करेंगे कैसे भी करके सर, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस के अंतर्गत वी कम टू नो कि परुष्णी नदी विश्वामित्र को जो पूरी तरह से हटाने की जो पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे मिलेगी, उसके कारण इश्यूज दिखेगा सर, है ना, समझे नहीं समझे। और फिर लड़ाई होती है, ये लड़ाई के अंदर जो भरत वंश के राजा सुदास थे वो जीत जाते हैं सर, गेटिंग पॉइंट है ना। सो वी फाइंड द भारत वॉन बाय ब्रेकिंग अ नेचुरल डैम, वहाँ पे जो उन्होंने एक डैम बनाया था। अब इससे 2 चीज समझ में आती है, वैदिक काल के अंदर नदियों को लेकर इश्यूज चल रहे थे, ज्योग्राफिकल नॉलेज पता चलता है। दूसरा, इनकी जो कम्युनिटीज जहाँ पे सेटल हो रही थी, जो अलग अलग जन है, इनकी लोकेशन से हमको पता चल रहा है कि इनके कैपिटल सेंटर्स हुआ करते होंगे उस टाइम के अंदर, ठीक है। दूसरी पॉइंट, ऋग्वेद के अंदर डैम की भी बात की गई है सर, ज्योग्राफी के बारे में, तो वी कम टू नो कि इन्होंने वाटर को ब्लॉक किया होगा सर, ठीक है। और राजा सुदास जब जीतते हैं ये 10 के 10 राजन को हरा के सर, है ना। तो 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन वंश को सर, ये नॉन आर्यन के अंदर आपको ये सब डायनेस्टीज दिखेंगे ना, विष्णु है, वालना है, पाक्ता है, तो आप नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर आपको आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है। सो सुदास इमर्ज एज विक्टोरियस सर, उसके बाद वी सी दैट वो आगे की तरफ जाते हैं और श्रावस्ती की तरफ जाएंगे, मतलब आज के मॉडर्न डे इनफैक्ट ना यूपी की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और फिर वहां पे अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो वी सी दैट दिस थिंग आल्सो शोस सम काइंड ऑफ रिचुअल प्रैक्टिसेस इमर्जिंग एज वेल, है ना। वो अश्वमेध यज्ञ हम लोग कल के क्लास के अंदर देखेंगे, तो 21 दिन तक इनफैक्ट है ना ये यज्ञ होता था, और हिस्टोरियंस कहते हैं कि घोड़ा दौड़ाया जाता था, और जितने विस्तार में घोड़ा दौड़ता था वो सबका सब विस्तार राजा का हो जाता था, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। अब ये सब पूरा का पूरा एक बाउंड्री ट्रेडिशंस को दर्शाता है, ज्योग्राफिकल नॉलेज दर्शाता है। तो अश्वमेध यज्ञ भी इनफैक्ट एक ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल एक्सपेंशन को ही हमको जानकारी देता है सर, ठीक है। तो पहली चीज तो हमको पता चलती है कि बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ ऋग्वेद वी कम टू नो अबाउट द ज्योग्राफिकल कंडीशंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, वी आल्सो कम टू नो अबाउट द वाटर शेयरिंग इश्यूज एंड द फाइट बिटवीन द डिफरेंट किंगडम्स दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द अर्ली वैदिक पीरियड। पिक्चर इज क्लियर सर, पहली चीज तो आपको समझ में आ जाती है कि कहां से चलती है सर, ये कामधेनु वैसे चल रही है सर, ठीक है ना। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पॉइंट, बट आपको उसके साथ लिंकेजेस मिलेगी सर, है ना। तो आप एक दिन है ना, एक मैं बीच में भी प्लान कर रहा था सर, ठीक है, कि महाभारत की एक सीरीज लेके आएंगे सर, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर लेके आएंगे मन की बात के अंदर सर, है ना, कि आज की तारीख में प्रासंगिकता क्या है, छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहेंगे सर, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है सर, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाभारत की आज की तारीख में मतलब 100 से ज्यादा वर्जन अवेलेबल है। आप गीता प्रेस पढ़ोगे अलग दिखेगा, आप इस्कॉन का वर्जन है भक्तिवेदांत जी का सर, है ना, उनका अलग दिख रहा है। टोटल के टोटल 18 आपको बेसिकली जो वॉल्यूम्स भगवद गीता के बेसिकली है ना, तो उसी के ऊपर से इंटरप्रिटेशन अलग निकल जाता है। और फिर इवेंचुअली यू सी दैट वी फाइंड कि आज की तारीख में एक बोरी है सर, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको उस दिन भी बता रहा था, तो उन्होंने उसके ऊपर क्रिटिकल वर्जन लिखा है, तो उसका तो टोटल 9 वॉल्यूम्स है, मतलब इन्होंने लिखा है विवेक देब्रॉय ने सर, ठीक है। तो विवेक देब्रॉय साहब ने उसका क्रिटिकल एडिशन लिखा है, मतलब हर एक का इतना मोटा मोटा 500, मैंने ये पहला वॉल्यूम मंगवाया है। तो अभी क्योंकि क्या है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, पहले मैंने अलग किताबें पढ़ी थी, फिर मैंने ये क्रिटिकल एडिशन देखा, मैंने कहा कि ये थोड़ा अपने बस की बात है सर, ठीक, मतलब थोड़ा भारी पड़ जाएगा, बट टाइम के साथ पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ रहा हूँ और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर स्टोरी शेयर करता रहूंगा, चलिए सर, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एथिक्स है ना, सोर्स ऑफ एथिक्स है ना, महाभारत गीता आप उसको धर्म के हिसाब से मत देखिए सर, ठीक है। वो नीति शास्त्र सिखा रहा है आपको, नैतिकता सिखा रहा है, वे ऑफ लाइफ दिखा रहा है सर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं ना, जीवन की दुविधा, ये सब चीजें मिलती रहेगी, चलो सर, ठीक है। तो यू फाइंड कि अश्वमेध यज्ञ में दर्शा रहा है, अश्वमेध यज्ञ में ज्योग्राफी को दर्शाता है। लेट मी कम बैक टू ज्योग्राफिकल डायमेंशन, है ना। दूसरा क्या है कि इनकी वाटर शेयरिंग और डैम के बारे में पता चला, ये भी ज्योग्राफी है, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो इसके बारे में हमको पता चलता है। दूसरी पॉइंट ये है कि इसी के अंदर से आपको अलग अलग प्रकार की लोकेशंस पता चलती हैं। ये लोकेशंस में ऋग्वेद में अलग अलग पॉलिटिकल डायनेस्टीज की बात की गई है, इसमें पंजाब के अंदर भी कुछ डायनेस्टीज की बात की गई है, वेस्टर्न यूपी के भी डायनेस्टी की भी बात की गई है, आपको मत्स्य और छेदी वंश की भी बात की है। मत्स्य डायनेस्टी अगर आप देखोगे तो महाजनपद में फिर एक बहुत बड़ा किंगडम बनाएगी सर, है ना, आपको जानकारी होगी इन सब के बारे में सर, ठीक है। इसमें गांधार की बात की गई है सर, है ना, ऋग्वेद के अंदर। अब आपको भी पता है कि गांधार और शकुनी कहां से आए थे, गांधारी और शकुनी वहां से तो आए थे सर, है ना, ब्याह करवाने के लिए यहाँ पे लाया गया था ना सर, ठीक है ना, हस्तिनापुर के अंदर। खैर, सो दिस थिंग, शकुनी वहां से तो आया था सर, आज भी गांधार के अंदर वही लोग आपको मिल जाएंगे। खैर, सो वी फाइंड कि अभी वहां पे शकुनी लोग ही बैठे हुए सर गांधार के अंदर, तो इसके लिए तो हंगामा हो रहा है अफगानिस्तान में सर, है ना। चलिए खैर, ये तो कहने की बात है, वापस आ जाते हैं हम लोग, है ना, कि क्या कंडीशंस रहती है। बट वी सी मल्टीपल डायनेस्टीज, है ना, आपको बहुत सारी डायनेस्टीज दिखती है जो उस टाइम पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन, और सम वर लोकेटेड इन वेस्टर्न यूपी, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत और पूर्व वंश है वो यहाँ पे है सर, है ना, वो पंजाब से लेके यूपी की तरफ हमको मिल जाएंगे सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमको यहाँ मिलती है, वी सी मल्टीपल एविडेंसेस ओवर हियर, जहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज की बात की गई, कुछ कुछ का आप नाम याद रखेगा तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, ये सब है ना नॉन आर्यन ट्राइब्स की बात की गई है ना, तो भालना है या फिर आप पक्का देखोगे अलीना दिख रही है आपको सर, ठीक है। तो दिस आर ऑल बेसिकली द नॉन आर्यन ट्राइब्स व्हिच आर मेंशन्ड, ओके, जो ऋग्वेद के कल्चर के साथ लिंकेजेस हो रही थी, और बाकी सारी आर्यन ट्राइब्स है ना, तो मैंने आपको बताया ये सब इकट्ठी होती है, उसमें ये सबसे मेन थी और यही इवेंचुअली बहुत पावरफुल होगी। लेटर वैदिक पीरियड में ये दोनों की दोनों ट्राइब्स इकट्ठी होगी एंड देन दे विल बी एस्टैब्लिशिंग इन दिस रीजन सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो वहां से वी सी दैट कुरु वंश की स्थापना हुई, तो भरत और कुरु इकट्ठे होकर फिर कुरु बन जाएंगे सर, ठीक है। तो वी फाइंड मल्टीपल नेम्स ऑफ द किंग्स, वी फाइंड मल्टीपल नेम्स ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन, वी सी दैट वेयर दे वर लोकेटेड एंड देयर आर मल्टीपल डायनेस्टीज व्हिच आर मेंशन्ड। इससे इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ज्योग्राफिकल नॉलेज के बारे में हमको पता चलती है कि ये कहां-कहां सेटल हुए थे। कुछ यमुना सरस्वती वाले रीजन में हो रहे हैं, कुछ अश्किनी, मतलब बेसिकली आप देखोगे तो झेलम वाले रीजन में दिखेंगे, कुछ परुष्णी वाले रीजन में, मतलब रावी वाले रीजन में दिख जाएंगे सर, ठीक है ना। तो आपको चेक इंडस तक का आपको नॉलेज मिलता है, और इंडस से लेके मैं कहूंगा खुबा तक, खुबा मतलब क्या है, काबुल तक का हमको नॉलेज मिल जाएगा सर, ठीक है ना। नॉन आर्यन किसे कहते थे, तो बेसिकली वैदिक एज के अंदर कुछ कुछ लोगों को अनार्य लिखा गया है, ठीक है, या अनार्य के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये हमारे लोग नहीं है, मतलब हमारी संस्कृति को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते।
करते थे सर, ठीक है ना। तो अवरत के रूप में भी दिखे, नहीं दास्यूज अलग है सर, ठीक है। दास्यूज को जनरली स्लेव्स के रूप में कंसीडर किया, ये किंग ही हुआ करते थे अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर सर, ठीक है। इनकी मदद भी दी जाती है, बट दे डू नॉट फॉलो द सेम कल्चर जस्ट लाइक द आर्यन कल्चर, है ना। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आर्यन कल्चर की सिग्निफिकेंस कहां दिख रही है सर, ठीक है। बट इनका वे ऑफ लाइफ थोड़ा अलग था सर, है ना। इनकी रिलीजियस बिलीफ शायद अलग रहते होंगे सर, इनके यहाँ पे जो कल्चरल थॉट्स है वो थोड़े अलग थे, इसके लिए उसको आर्य के रूप में कंसीडर किया गया। खैर, बट या वी सी सम काइंड ऑफ एक्सचेंजेस बिटवीन द आर्यन एंड द नॉन आर्यन पीपल सर, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द लिटरेचर एविडेंसेस we'll also find कि multiple linguistic interactions can be found. We can also find the evidences of the kingdoms sharing some kind of political and diplomatic exchanges as well sir, ठीक है। तो यहाँ से आपको अलग से क्वेश्चन आ जाएगा सर, they can ask you कि based on the Vedic literature and the Vedic text analyze the relationship of the Aryan and the non-Aryan people, समझ में आया कि नहीं है, क्या प्रश्न आ जाएगा सर, ठीक है। Analyze the interaction or the relationship between the Aryan and the non-Aryan. What evidences do we find in the exchanges between the early Vedic in the early Vedic period between the Aryan and the non-Aryan सर, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि पहला तो हमको एक तो 10 राजन्य के अंदर पता चला कि इन द 10 राजन्य we come to know about the Aryan non-Aryan relationship where the Puru kingdom was facing difficulty in fighting against the Bhartas. So eventually they try to help take the help from the non-Aryan tribes, and then you can give the examples of the Bhalnas and the Alina tribes and other examples as well sir, ठीक है। We also find in Rigved we come to know about a term called as दास and दास्यु सर, ठीक है। ये दास and दास्यु बेसिकली ऐसे लोग थे जिसमें ऋग्वेद में कहा गया है कि इनको हमको काम करवाना है सर, है ना। They were actually enslaved, है ना, समझे नहीं समझे। और ये इनके लिए भी बेसिकली नॉन आर्यन शब्द लिखा गया है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। सो वी फाइंड कि मल्टीपल एविडेंसेस कैन बी सी, ये एविडेंसेस के अंदर इंद्र को बोला जाता है और इंद्र को ये लोग वर्शिप कर रहे होते हैं और कह रहे हैं कि हे इंद्र प्लीज हेल्प अस टू डिफीट द नॉन आर्यन पीपल, है ना। तो अनार्यों को हराने के लिए हमको शक्ति दे दो सर, है ना। और फिर ये वहां तक बताते हैं कि भाई हमारे आर्य लोगों के साथ भी संघर्ष हो रहा है, जैसे भारत और पूर्ववंश दोनों अपने आप को आर्य क्लेम कर रहे थे। ऋग्वेद में इनकी कहानी भी आपको मिल जाएगी, बट इनके कॉन्फ्लिक्ट को भी यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। दूसरी पॉइंट हमको क्या पता चली है, व्हाट डू वी सी ओवर हियर, विल आल्सो फाइंड कि कुछ शब्द हमको नॉन आर्यन लैंग्वेज के अंदर मिल रहे हैं सर, ठीक है ना। तो हमने देखा था ना इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है, इंडो आर्यन लैंग्वेज के बाहर के शब्द ऋग्वेद के अंदर आए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके ओरिजिन में पढ़ा, याद है। And we see that there are around 300 non-Indo-Aryan words which are part of the Rigved. This thing also shows some kind of cultural interaction between other people, है ना। So this might have been the language which was spoken by these people, or this might have been the language which was spoken by these people, है ना। यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग, इनफैक्ट यहाँ पे रहने वाले लोग भी द्रविडियन बोलते होंगे, किसको पता। आप देखिए आज की तारीख में द्रविडियन लैंग्वेज जो साउथ की लैंग्वेजेस का ग्रुप है, तमिल, मलयालम, केरला, मतलब क्या कहते हैं, कन्नड़ सर, है ना, तेलुगु। इनफैक्ट ये द्रविडियन लैंग्वेज का ग्रुप आपको ब्रहुई के अंदर दिखता है। ब्रहुई भाषा पता है आपको, ब्रहुई लैंग्वेज इज बीइंग स्पोकन इन बलूचिस्तान। इनफैक्ट एक थियरी तो वहां तक कहती है कि द्रविडियन ग्रुप वाज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम इन सिंस वेरी लॉन्ग पीरियड सर। ब्रहुई भाषा बलूचिस्तान में बोली जाती है, बलोची का जो मदर है वो ब्रहुई भाषा है सर, ठीक। एंड ऐसे तो बलूची बोलते हैं आज की तारीख में, बट वहाँ पे आपको एविडेंसेस दिखेंगे द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। तो हो सकता है कि ये पुराने समय के अंदर यही लोग थे सर जो द्रविडियंस थे सर। फिर इसके लिए आर्यंस के इनके साथ इंटरेक्शन हुए, इनके कुछ शब्द उठाए। मुंडा तो सेंट्रल एशिया में रहते थे। आज की तारीख में अगर आप सेंट्रल इंडिया, सॉरी सेंट्रल एशिया कहाँ, सेंट्रल इंडिया की छोटा नागपुर प्लेटू की ट्राइब्स का अगर आप डीएनए मैपिंग करोगे, आपको पता चलेगा कि कोई भी फॉरेन, वेरी लेस काइंड ऑफ फॉरेन एविडेंसेस आर देयर। क्यों? क्योंकि ये सदियों से यहाँ रहे हैं सर। शायद हमारे और आपके डीएनए के अंदर आपको कहीं फॉरेन जीन दिख जाएगा, है ना, माइट भी ट्रांजिशन के समय पे कुछ ना कुछ पॉइंट परसेंटेज के अंदर, पर सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स के अंदर कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो सदियों से रह रहे हैं सर, है ना। तो हो सकता है कि आर्यंस के इनके साथ परिचय हुए होंगे, दे माइट हैव डिस्कस विद देम सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, उनकी चर्चा हुई होगी और इनके बेसिस के ऊपर से इन्होंने शब्द लिए। तो दिस थिंग आल्सो शोस सम काइंड ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन द आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, गेटिंग पॉइंट, है ना। वी फाइंड थर्ड पॉइंट जहां पे नॉन आर्यन ट्राइब्स की बात की है, ट्राइब्स तो बहुत सारी, मतलब 30 से ज्यादा है, इतने सारे को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट हमको पता चलेगा कि आर्य वंश के कुछ ये जो राज्य थे, इनमें राजाओं के नाम भी आपको नॉन आर्यन नाम के साथ दिखेंगे। बलबुत है, ब्रीबू है, ये सब नाम आपको जनरली आर्यन डायनेस्टीज के अंदर नहीं मिलते थे। सो इवन द नेम ऑफ द किंग्स, द नेम ऑफ द सोसाइटी, यू विल फाइंड द अदर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द ऋग्वेद when the Aryans are claiming कि भाई please give us the strength to defeat the non-Aryans. All this thing shows some kind of cultural interaction between the Aryans and the non-Aryans. And this is how we can conclude that in spite of Aryan period was seen in a particular view or a particular limelight, we can say that they had some kind of political, cultural and other kind of relations with the contemporary tribes that were existing. समझे नहीं समझे, है ना। तो उपिंदर सिंह मैम ने एक पैराग्राफ दिया है और वहां से स्पेसिफिक क्वेश्चन निकालेगा कि भाई बताइए कि भाई आपके कहाँ इंटरेक्शन हो रहा है ऋग्वेद के अंदर, भारत के अंदर ही जो नॉन आर्य, अनार्य जो ट्राइब है उसके बारे में क्या क्या चीजें चल रही है उसके बारे में बताइए सर, है ना। गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन, एक पोटेंशियल क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकता है, अभी तक आया नहीं है क्योंकि आजकल क्या डायमेंशन बहुत वास्ट कर रहा है। अब जैसे आप देखोगे प्रीवियस के क्वेश्चन के अंदर भी आपको गड़बड़ करवा रहा है पिछले टाइम के अंदर सर, ठीक है ना। हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड के ऊपर से ये भरत ने बनाया ना, ये भरत का क्वेश्चन सबसे बढ़िया है सर, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इंडायरेक्टली पूछेगा, वो घुमा फिरा के आजकल ये बहुत निकल रहा है सर, ठीक है। अब जैसे ये पूछ दिया सर, है ना, कि इवैल्यूएट द वेरियस रिगार्डिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स एज ग्लीन फ्रॉम द वैदिक सोर्सेज, है ना, कि आप समझोगे तो इनफैक्ट इसको ह्यूमन सेटलमेंट्स के रूप में कंसीडर किया गया कि वैदिक स्रोत से मानव आवासों के विषय में, है ना। तो वैदिक स्रोत से आपको फोर्स के बारे में पता चला, अभी हमने देखा ना, हमने देखा कि ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ हो रहे थे, अब कौन सी नदियों को लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है सर, ठीक है। फिर उसके बाद अभी कितना इन्होंने, आप ह्यूमन सेटलमेंट अल्टीमेटली ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है ना सर। आप ज्योग्राफी ऑप्शनल किसी ने पढ़ा होगा या थोड़ी बहुत पॉइंट्स आपने देखी होगी, तो यू फाइंड उसी के साथ लिंक अप हो रहा है। बट एज फ्रॉम द वैदिक सोर्सेज कि ये कहाँ थे सर, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा बहुत लेटर वैदिक पीरियड के साथ भी लिंक अप करेंगे कि कहाँ के सेटलमेंट्स के ओरिजिन मिल रहे हैं सर, है ना, और उनमें इनकी पॉलिटिकल डायमेंशंस को हम लोग देखेंगे सर, गेटिंग पॉइंट। तो आप जब क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो आजकल क्वेश्चंस काफी क्या आ रहा है, डेप्थ के अंदर आ रहा है। तो डेप्थ के अंदर आपको पूछा जा रहा है कि इसको आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरह से सर, है ना। तो थोड़ा दिमाग खोल दीजिएगा आप जब पढ़ोगे तो ऑलवेज, है ना। तो कल हम लोग इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, विल बी डिस्कसिंग मोर पॉइंट्स एज वेल। लास्ट में फिर आपको इसके क्वेश्चंस के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि भाई आर्कियोलॉजी नोज ऑफ नो आर्यंस, ओनली लिटरेचर नोज ऑफ आर्यंस, है ना, कि भाई पुरातत्व विज्ञान आर्य को नहीं जानता है, केवल साहित्य आर्य को जानता है, क्योंकि मेजर सोर्सेस ही आपके लिटरेचर के ऊपर है ना, पूरा का पूरा वैदिक लिटरेचर है। आर्कियोलॉजी में आप लिखोगे क्या, पेंटेड ग्रेवर, समझे, हाँ, या थोड़े बहुत इधर उधर के आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो फिर इसी के कारण है एग्जामिन क्रिटिकली, तो एग्जामिन करेंगे तो हम लिखेंगे कि ऐसे तो नहीं मिलते हैं, पर कुछ कुछ मिल जाते हैं, तो वो दो चार आपके एविडेंसेस मिलते हैं, थोड़ी बहुत इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, समझे। बुगास्को इंस्क्रिप्शन वो हम लोग उसके अंदर क्रिटिकल एग्जामिन के अंदर थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं कि उनके साथ वहां प्रभाव था। तो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना सर, डू वी नीड टू डू मोर देन, नो यू शुड नॉट डू। ओरिजिन के ऊपर तो मैंने जितना कवर किया वो सब बुक्स का मैंने ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे स्पेसिफिक थियरी के ऊपर आ सकते हैं, ओरिजिन के ऊपर। और दूसरा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है वो है इसके हिसाब से हमको बताइए कि ओवरऑल पिक्चर बता दीजिए, जो पहले पूछा गया था सर, ठीक। तो उपिंदर मैम ने दिया है, बट शी हैज गिवन लिमिटेड थिंग, है ना। बट
बाकी सारे रेफरेंस बुक में कवर किया गया है, और यूपीएससी पूछता भी मिथ ऑफ द आर्यन इन्वेजन, तो मिथ के लिए हमको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे एंड कल हम लोग आगे चलेंगे। होपफुली मैंने आपको ज्योग्राफी का पीरियड अर्ली वेरी पीरियड में समझाने की कोशिश की है कि इनकी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, और ये ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत इनके कल्चरल इंटरेक्शंस कितने हो रहे हैं सर, ठीक है ना। कल हम लोग आगे चलेंगे और अर्ली वेदिक पीरियड के अंतर्गत सोसाइटी और पॉलिटी को देखेंगे कि राजा का क्या कार्य था, राजा की क्या कंडीशन रहती है ना, राजा किस प्रकार से अपना इनफेक्ट है ना काम कर रहे हैं, उन सब के ऊपर भी चर्चा में लाएंगे सर, ठीक है। इतना नहीं पड़ा, गरबा हो रहे हैं गरबा। अभी किसी बच्चे ने एक घंटे के बाद कहा था कि सर थोड़ा ब्रेक दे दो यार, 2 घंटे के क्लास में ऑप्शन में ब्रेक लोगे तो करोगे क्या बेटा सर, और अभी तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, पढ़ना तो आपको है ना। तो शायद नए नए स्टूडेंट आए होंगे, बट मेरे क्लास में ब्रेक तो बहुत कम होता है और रेयर केस में हो जाता है सर, ठीक है। तो 2.5 घंटे का क्लास होगा तो थोड़ा बहुत ब्रेक देंगे सर, अभी तो 2 घंटे की क्लास में, और फिर फ्लो टूट जाता है, तो टॉपिक इतने लंबे लंबे हैं। आज मैं सोच रहा था मैं अर्ली वेदिक पीरियड को कंप्लीट कर लूंगा सर, मैं ऑनेस्टली प्लान कर रहा था कि आज अर्ली वेदिक पीरियड कंप्लीट होगा। आज तो इतना ही हुआ है, बट कल आराम से हो जाएगा, कल अर्ली वेदिक पूरा पूरा कवर हो जाएगा, इसके रिलीजन के ऊपर भी चले जाएंगे सर, ठीक है। और फिर कल फ्राइडे है या कल सैटरडे है, टुमारो इज फ्राइडे और सैटरडे, टुमारो इज फ्राइडे ना, कल मैं लेटर वेदिक भी कवर करूंगा। कल थोड़ी स्पीड रहेगी क्योंकि कल क्या है स्पेसिफिक क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, और मैं आपको थोड़ा क्वेश्चंस के ऊपर पॉइंट भी डालूंगा कि इनफैक्ट है ना कौन से पॉइंट्स हम लोग कवर कर सकते हैं आंसर्स के अंदर सर, ठीक है। तो प्रीवियस के क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे सर, है ना। टिल द टाइम प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएगा सर, ठीक। देखो ब्राह्मण किसको कहते हैं सर, ठीक है। ब्राह्मण किसको कहते हैं, आप वैदिक पर्सपेक्टिव से आप देखिए सर, है ना। तो वैदिक पर्सपेक्टिव में ब्राह्मण किसको कहेंगे, जो ज्ञानी है सर, समझे नहीं समझे। तो एनीवन कैन बिकम ब्राह्मण, है ना। मैं कर्म से शूद्र हूँ, हाँ, मैं ज्ञान से ब्राह्मण हूँ, जब रक्षा करता हूँ तब क्षत्रिय हूँ, समझे नहीं समझे। और कुछ चीजों का व्यापार करता हूँ तो मैं वैश्य बन जाता हूँ, यही चीज है ना, यही चीज तो बोली गई है। हाँ, कि मैं कर्म से शूद्र हूँ, मैं सेवक हूँ, आई एम द सर्वर ऑफ द सोसाइटी, है ना, गेटिंग। हाँ, सप्तऋषि का पार्ट है, हम तो मानते हैं कि विश्वामित्र इज पार्ट ऑफ द सप्तऋषि सर, है ना, समझे नहीं समझे। विश्वामित्र तो हम मान लेते हैं यार, फिर उसके ऊपर फिर वो फिलोसफिकल और रिलीजियस डिस्कशन हो जाएंगे, है ना, फिर तो फिर अलग ही पॉइंट निकलेगा सर, समझे। मॉडर्न हिस्ट्री में एक किताब पढ़नी है तो फिर आप जीएस ऑप्शनल दोनों के अंदर पढ़ोगे तो मतलब जीएस के हिसाब से स्पेक्ट्रम अच्छी है, पर ऑप्शन में क्या होगा कि स्पेक्ट्रम पढ़ के आप ये पढ़ लीजिए, प्लास्टिक टू पार्टीशन पढ़ लीजिए तो ठीक रहेगा सर, है ना। चलिए सर, ठीक है, तो आज निपटाते हैं सर। सुमित मैं आपको अपडेट देता हूँ, अपडेट में टेक्स्ट करता हूँ, चलिए सर, ठीक है। तो आज खत्म करते हैं हम लोग एंड आई सी यू टुमारो, कल मिलता हूँ मैं, चलिए बाय, प्लीज टेक केयर। हाँ कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड सेशंस देख लीजिएगा प्रीति, है ना। देखिए आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका अगर क्लासेस छूट रहा है तो रिकॉर्डेड निपटा दीजिएगा सर, है ना। मतलब वीकेंड्स में आपका हो ही जाना चाहिए कि रिकॉर्डेड सेशंस को मैं खत्म करूँ, और उपिंदर सिंह को पढ़िएगा सर, ठीक है। एक ही किताब पढ़ो यार, डोंट एक्सैजरेट थिंग्स एंड डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ओके। रेस्ट विल बी कवर्ड बाय मी, ओके। मैंने आपको बताया ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको इतना कॉन्फिडेंस ला दूंगा, यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स। किसी में 1-2 पॉइंट आगे पीछे होंगे सर, है ना, समझे नहीं समझे, ओके। 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो जाएंगे, बट यू विल बी एबल टू कंप्लीट इन अ वेरी इफेक्टिव वे एंड वेरी सिंसियर वे, ओके। सो गिव सम टाइम टू द सब्जेक्ट, ओके। ये 3-4 साल का कोर्स है, आपको हम लोग 5-6 महीने में कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको सिलेक्टिव तो रहना पड़ेगा, बट वी आर ट्राइंग नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी एज वेल, है ना। हाँ, वेद नारियन वाला पॉइंट है ना, तो लिमिटेड मैं करवा दूंगा यहाँ पे सर, ठीक है। आप स्लाइड्स के साथ उपिंदर मैम को पढ़िए तो भी चलेगा सर, ठीक है ना, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। यार वर्ल्ड हिस्ट्री का हैंडआउट में बनाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो इसके लिए मैंने थोड़ा स्टॉप किया था प्रोजेक्ट को, बट आई ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर योर एग्जामिनेशन, है ना। एग्जामिनेशन से पहले हो सके उतना कंप्लीट कर लें। एपिक्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। महाभारत का कंपाइलेशन तो मैं तो कहूँगा ऋग्वेद के पीरियड में हो जाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा सर, है ना। क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड में ही आपको वशिष्ठ की, विश्वामित्र की बात की गई है, पुरुवंश की बात की गई है, कुरुवंश की भी बात हो जाएगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। और लिटर वेदिक एज हुई होगी तो होगी 6000 बीसी के आसपास, है ना, 5-6000 के आसपास। प्रीलिम्स 2021 दे रहे हैं, मेंस अनप्रिपेयर्ड है। मेंस में अभी तक मतलब अभी तो ऐसे आखिर के 2 महीने बाकी है। ऑनेस्ट ओपिनियन मांगोगे कि शुगर कोटिंग वाला ओपिनियन दे दूं? फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऑनेस्ट ओपिनियन मांग रहे हो तो अभी मेंस की तैयारी वो साइड में रख दीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन 1 आध साल का है तो शांति से फिर से मेंस कर दीजिएगा, समझे। और करना है तो मैक्सिमम 2 घंटे की क्लासेस सुबह करिए, एटलीस्ट अप टिल कब है 10 अक्टूबर है ना आपकी, तो अगस्त महीने के एंड तक करिएगा, अगस्त महीने के एंड तक करिएगा, वो भी 2 घंटा, और कुछ मत करिएगा, वरना पीटी नहीं निकलेगी, समझे आप लोग। हाँ बस, ठीक है ना। 31 या सितंबर तक थोड़ा बहुत कर सकते हो सर। जो लोग अभी पहले साल के खिलाड़ी है उनको रियलिटी बता दो, प्रीलिम्स इज द टफेस्ट ऑप्टिकल, ओके। ये कोर्स मेरा 21 के हिसाब से नहीं 22 के हिसाब से, पर 21 वालों को मेजॉरिटी कवर हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था, है ना। तो 2020 में ऐसे मार्क है ना, तो अपडेट होना है ना। फाइंड आउट द वीकर स्पॉट्स, कहाँ गलत गए, पॉलिटी में गलत गए, हिस्ट्री में गलत गए, एनवायरमेंट में गलत गए, कोई एक टॉपिक तो होगा जहाँ पे आप कमजोर हो, है ना, समझे नहीं समझे। पीटी के लिए क्या करें सर, पीटी के लिए अलग से रिवीजन करिए, अब 2 महीना बाकी है, एमसीक्यू सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए कौन सा सब्जेक्ट गलत जा रहा है, कौन से टॉपिक्स गलत जा रहा है, हिस्ट्री में कल्चर के गलत जा रहा है तो उसको रिवाइज करिए, है ना। और बाकी अनप्रेडिक्टेबल है, चिंता मत करिए, अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगा। चलिए सर, ठीक है, तो अभी करिए, बट इसको फिर एग्जैजरेट मत करिएगा, मतलब ऑप्शनल को फिर 5 घंटा 6 घंटा दे दोगे, पीटी नहीं निकलेगी। ऑप्शनल करो 8 से 10, बस 2 घंटा ही, दैट्स इट, समझे। आप में से जो भी लोग 21 में इस बार दे रहे हैं ना, नए नए मतलब उनको देना है कि हम क्या दुनिया हिला देंगे सर, तो उनको सच ही बता रहा हूँ सर, है ना। ऑप्शनल के ऊपर रहिएगा, पर टू मच उसके ऊपर मत चला जाएगा 6 घंटा वाला सर, है ना। ऑप्शनल का रिवीजन हफ्ते में 1 आध दिन दे दो यार, उससे ज्यादा फिर ना फिर पीटी सेंट्रिक नहीं रहोगे तो फिर बट्टा दार हो जाएगा आपका, क्योंकि अगस्त है ना, हार्डली 65 डेज लेफ्ट है ना, समझे नहीं समझे। तो 22 में तो फिर बहुत टाइम है, 22 वाले तो शांति से ऑप्शनल करोगे, 22 वाले तो जीएस आधा करते रहिए, आधा ऑप्शनल करिए, कोई दिक्कत नहीं। 22-23 वाले तो शांति आ रहा है एकदम हल्लू हल्लू सर, है ना। अभी नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा निपटाने दो, फिर आंसर का फिर से प्लान करते हैं। थोड़ा हम लोग पीछे चले, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसको टॉपिक को कवर करता हूँ फिर, है ना, इसके लिए। चलिए, है ना, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।